स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिर्फ एक सीट में। आज से ठीक 55 दिन मान के चलिए आप बचे हुए हैं आपके पास मध्य प्रदेश असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन के लिए। 17 ऑफ मई को आपके एग्ज़ाम होने हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका मैं डिटेल एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। ये किन मायनों पे खास है हम इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये आपका एक फाउंडेशन क्लियर करने के लिए ये एक ही सीरीज़ काफ़ी है आपके लिए। अगर आप 2022 का क्वेश्चन पेपर फॉलो करते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर से। अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस अच्छे से समझ लेते हैं, 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग 50 से 60% इसी एक क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ से क्लियर होने वाला है। इसके अलावा आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको इतने आसानी से समझ आने लगेगा कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ, अब सिलेबस को मैंने समझ लिया है पूरी तरीके से और कम समय पे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सेट ए था 2022 का। चलिए इसके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी गोल ऑफ उन्नत भारत अभियान। तो सबसे पहले तो हम इसे छोड़ देते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहले देखते हैं कि उन्नत भारत अभियान क्या था, क्योंकि ये एक डिटेल एनालिसिस है तो आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उन्नत भारत अभियान है, ठीक है। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, तो देखते चलिए आप, शिक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ग्रामीण भारत से जोड़ना है। तो उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को किससे जोड़ना है, ग्रामीण भारत से जोड़ना है, ये इसका लक्ष्य है। आगे देखिए, और बाकी विकल्प क्या कहते हैं, उनके आंसर को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विकल्प में ही उसके उद्देश्य छुपे होते हैं, उनके लक्ष्य छुपे होते हैं, उनका क्या कोर कॉन्सेप्ट है वो उनके ऑप्शन में ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है, उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर विकास एजेंडा की समझ बनाना। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य छात्रों और संकायों को ग्रामीण वास्तविकताओं से परिचित कराना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है वहीं पर ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी है, ठीक है। तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो था, टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपमेंट एजेंडा विद इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, उसी का ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में है, उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर विकास एजेंडा की समझ बनाना। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्नत भारत अभियान का लक्ष्य छात्रों और संकायों को ग्रामीण वास्तविकताओं से परिचित कराना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो उन्नत भारत अभियान का जब आप एक टॉपिक बनाएंगे, शिक्षा मंत्रालय पहला आपका टॉपिक रहेगा, उसके अंदर जब सब टॉपिक में या उनकी योजनाओं का एक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको उन्नत भारत अभियान को नोट करना है और उसके क्या क्या मतलब उद्देश्य हैं। तो उसमें ऑप्शन बी को आपको लिखना है। ये जो पहले वाली जो लाइन मैंने बताई है ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है, सारे उसके उद्देश्य हो जाएंगे। ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी बदलाव लाना, यह इस अभियान का मुख्य मिशन है। ज्ञान और तकनीकी के माध्यम से गाँव का उत्थान करना, ये देखिए, ज्ञान और तकनीकी के माध्यम से गाँव का क्या करना, उत्थान करना। विकल्प डी क्या बोलता है, उच्च शिक्षा के रूप में फील्ड वर्क, हितधारकों के साथ संवाद और सामाजिक उद्देश्यों के लिए डिजाइन की आवश्यकता पर फिर से जोर देना। यह संस्थानों को किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर व्यवहारिक सामाजिक सुधार से जोड़ता है। तो इस प्रकार आपको इसे डिटेल में एनालिसिस करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या है, विकल्प एक गलत क्यों है। उन्नत भारत अभियान का ध्यान, सबसे पहले बात तो एक है प्रोसेस, ठीक है, उसके बाद समुदाय के साथ जुड़ाव, कम्युनिटी इंगेजमेंट, और तीसरा है नॉलेज ट्रांसफ़र। ये देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर, प्रोसेस, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड नॉलेज ट्रांसफ़र, ये 3 चीज़ों पर जोर देता है, ठीक है। आगे देखिए, जो एक ऑप्शन ए में जो एक शब्द आया था यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए क्या था इसका, टू स्ट्रेस ऑन रिगोरस रिपोर्टिंग एंड यूजफुल आउटपुट एज सेंट्रल टू डेवलपर्स न्यू प्रोफेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। तो आगे देखिए इसे, तो जो कठोर रिपोर्टिंग थी, रिगोरस रिपोर्टिंग या नए व्यवसायों के लिए आउटपुट, इसका प्राथमिक लक्ष्य नहीं है। कुल मिला के क्या है, उन्नत भारत अभियान अगर आपको पूछे तो हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनको ग्रामीण वास्तविकताओं से उनको परिचित कराना था, उनकी समस्याओं पर मतलब ध्यान देना था, ठीक है, मतलब सुधारों के माध्यम से। और इसका प्राथमिक लक्ष्य नहीं था क्या, कठोर रिपोर्टिंग करना। इसका उद्देश्य नौकरशाही प्रक्रिया बनाना नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाना है।
और देखिए इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका कोऑर्डिनेटिंग जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है, आईआईटी दिल्ली है। इस अभियान का राष्ट्रीय समन्वय संस्थान है, देख लीजिए ये। और आगे देखिए, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को कम से कम 5 गाँव, जो प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान हैं, ठीक है, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, उन्हें 5 गाँव के समूह क्लस्टर ऑफ 5 विलेजेस को गोद लेना होता है ताकि वहाँ सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। आगे देखिए गाइस, नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग रिपीट होते रहता है ये क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी बोलता है मैटर्स रिलेटिंग टू द साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कैबिनेट, सेक, एंड थर्ड है फ्यूचरोलॉजी, एंड डी है अपॉइंटमेंट एक्सपर्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, अपॉइंटिंग एक्सपर्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका एनालिसिस देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत में, ध्यान से समझिए, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए एक मुख्य नोडल एजेंसी है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली और सीमाओं को समझना आवश्यक है। क्या है इसकी कार्यप्रणाली और सीमाएं, चलो देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, ऑप्शन ए बोलता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। डीएसटी जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नई नीतियां बनाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसीज। ऑप्शन बी क्या बोलता है, शेक, डीएसटी कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार जो समिति होती है, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कैबिनेट, क्या है, सेक का फुल फॉर्म पूछ ले अगर डीएसटी के अंतर्गत तो क्या हो जाएगा, साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कैबिनेट, से संबंधित मामलों के लिए सचिवालय सहायता पहला, और दूसरा क्या है, प्रशासनिक सहायता। ये देखिए, सचिवालय सहायता और प्रशासनिक सहायता मुहैया कराने का काम करता है डीएसटी, ठीक है, किसको, सेक को। आगे देखिए ऑप्शन सी क्या बोलता है, फ्यूचरोलॉजी, डीएसटी की भविष्य की प्रौद्योगिकी और उनके समाज पर प्रभाव, फ्यूचरोलॉजी का अध्ययन करने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब फ्यूचर को लेके क्या प्रौद्योगिकी होगी, क्या तकनीकी आएगी, उसके लिए जिम्मेदार होता है ये, ठीक है, संस्था। आगे देखिए, विकल्प डी गलत क्यों है, उच्च शिक्षा संस्थानों, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में विशेषज्ञों या प्रोफेसरों की नियुक्ति का कार्य संबंधित संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ये देखिए एआईसीटीई या यूजीसी, इनके द्वारा, या कभी कभी यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे भी क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है, किसकी, प्रोफेसरों की या एक्सपर्ट्स की, ठीक है। डीएसटी शोध रिसर्च के लिए फंड या फेलोशिप दे सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर नियुक्तियां नहीं करता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो क्या करता है, अगर किसी को साइंटिफिक रिसर्च करना है तो उसके लिए फेलोशिप दे सकता है, बट वो नियुक्ति नहीं करेगा कॉलेज में, ठीक है। अब डीएसटी के बारे में देख लीजिए, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापना 1971 में हुआ था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य करता है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन ये क्या करता है, संस्था काम करती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, बुनियादी शोध को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग और वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डिड पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग बिगिन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन तो वैसे ए है, दिसंबर 2014। आपको करना क्या है, एक नोट की तरह इसको लेके चलना है। मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए था इसका, दिसंबर 2014। पहले समझते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन ये क्या चीज़ है, ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना है, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के ऊपर मतलब दूसरा क्वेश्चन है। पहला कौन सा था, उन्नत भारत अभियान था, और दूसरा क्या हो गया हमारा, ये है कौन सा, PMMNMTT, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, ठीक है, ये आपका दूसरा है। तो देखिए शिक्षा, अभी हम लोग तीसरे या चौथे क्वेश्चन पे ही पहुंचे हैं और शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड आपके पास 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत इसको अच्छे से करके जाना है, इनकी योजनाओं को अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है ये। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या था, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक व्यापक केंद्रीय योजना है। लॉन्च की तिथि देख लीजिए, इस मिशन का औपचारिक शुभारंभ किसने किया था, प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2014 को। आप इसके पूरी डेट लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार पूरा डेट पूछ लेता है, आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए हो सकता है 15 दिसंबर, 25 दिसंबर, 1 दिसंबर, इस तरीके से डेट दे दे, तो आपको
25 दिसंबर का डेट याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बच्चों को कन्फ्यूजन में रखने के लिए। कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके उद्देश्य देख लीजिए, ये डिटेल एनालिसिस है गाइस, थोड़ा समय लगेगा बट आपको इसको आराम से पढ़ना है। इसके उद्देश्य देख लीजिए आप ध्यान से। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की गुणवत्ता, यहाँ पर स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, शिक्षकों की बात हो रही है, क्योंकि ये योजना शिक्षकों के लिए थी, टीचर्स के लिए थी। शिक्षण मानकों को बढ़ाना और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करना। यह शिक्षकों की कमी और उनके व्यावसायिक विकास की चुनौतियों को दूर करने पर केंद्रित है। आगे देखिए, अन्य विकल्पों का विश्लेषण हम देखते हैं, एनालिसिस ऑफ द अदर ऑप्शन। ठीक है, विकल्प बी क्या बोलता है? मार्च 2017, इस समय के दौरान स्वयं प्रभा जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। कब? 25 दिसंबर 2014 को। मार्च 2020, ऑप्शन सी देखिए, मार्च 2020 का समय कैसा था? यह समय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो चल रही थी नैप 2020 के प्रारूप को अंतिम रूप देने का था, क्योंकि लगभग जुलाई के समय इसे लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, 2020 में कोविड-19 के कारण शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बदलाव पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी देख लीजिए, मार्च 2021 का समय दिखा रहा है। इस समय निपुण भारत जैसे मिशन चर्चा में थे, जो प्राथमिक साक्षरता से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, निपुण भारत प्राथमिक साक्षरता को लेकर के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस मिशन के मुख्य घटक क्या क्या हैं? फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाना, कि फैकल्टी को डेवलप करने के लिए क्या बनाया जाना है? सेंटर बनाया जाना। जितने भी टीचर्स थे, आप जानते हैं कि स्कूल और कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोफेसर किस तरीके से पढ़ाते हैं, टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके का उनका वो चलता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ढंग से पढ़ाने भी नहीं आ रहा है, तो उनके कौशल विकास के लिए बहुत सारे केंद्र बनाए जाने थे और बहुत जगह पे बने भी थे, बट अभी वो कितने काम कर रहे हैं ये इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि प्रॉपर तरीके से वो काम करते भी हैं कि नहीं करते। वैसी संस्थाएं, स्कूल ऑफ एजुकेशन, शिक्षण शास्त्र में नवाचार के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन बनाए जाने थे। नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाए जाने थे। विशिष्ट कुछ ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट थे, ठीक है, में ऑनलाइन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल? इसका फुल फॉर्म बिल्कुल आपको याद रख लेना है, क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है ये। अब पहले तो इसके ऑप्शन को देख लीजिए। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन इंदौर। आपको पता है कि नेक का हेडक्वार्टर इंदौर में है नहीं, तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो जाना है। उसके बाद बच गए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए में देख लीजिए, यहाँ पर भी थर्ड है और ऑप्शन डी में भी थर्ड है, मतलब थर्ड तो दोनों में होना है। थर्ड क्या बोलता है? इट इज टास्क्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसिंग एंड एक्रीडेटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उसको ग्रेडिंग देने के लिए, उनको असेस करने के लिए ये संस्था जिम्मेदार है। ठीक है, इट हैज़, ऑप्शन सेकंड देखिए, इट हैज़ रीजनल ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री। क्या इसके रीजनल ऑफिसेस पूरे कंट्री में है? नहीं, सिर्फ एक ही जगह पर, वो कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। ऑप्शन 4 क्या बोलता है इसका? इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ऑप्शन ए एक राइट आंसर है इसका, क्योंकि देखिए थर्ड तो था और फोर्थ क्या बोल रहा है? इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। इसका हेडक्वार्टर इंदौर में नहीं है और इसके रीजनल ऑफिसेस नहीं है, मतलब 1 और 2 गलत हो जाएगा, 3 एंड 4 इसका आंसर है। आगे देखिए, अब इसे डिटेल में समझते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो नेक है, भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली प्रमुख संस्था है। ये स्कूलों के लिए नहीं होती है, किसके लिए है? उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है। ठीक है, आगे देखिए, ऑप्शन थर्ड सही क्यों है? नेक का मुख्य कार्य भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों का मूल्यांकन, असेसमेंट करना और उन्हें ग्रेड एक्रीडेशन प्रदान करना है। ऑप्शन 4 देखिए, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मतलब यूजीसी के द्वारा बनाया गया एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। अब ऑप्शन 1 एंड 2 गलत क्यों है देख लीजिए। नेक का मुख्यालय इंदौर में नहीं बल्कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। और ऑप्शन डी क्या है इसका? नेक का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। यह देखिए, बेंगलुरु में स्थित एकल मुख्यालय से पूरे देश में कार्य करता है। नोट, समय समय पर
क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव आए हैं, लेकिन वर्तमान संरचना में ये अस्तित्व में नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट रिलेटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1994। इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि नेक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है कि 5 सितंबर 1994 है, और किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी? एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986 की, उसकी सिफारिशों के आधार पर। इसका विजन क्या है? भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को उसके मूल्यांकन और सुधार के माध्यम से सुनिश्चित करना इसका दृष्टिकोण था, ठीक है, या इसका उद्देश्य था। आगे देखिए ग्रेडिंग, नेक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर एक ग्रेडिंग देता है, A++, A, B, B+, A+, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्वयं। तो इसको एक याद करने का ट्रिक है एक्वा। मैंने एक ट्रिक बनाई हुई थी एक्वा। कहने का मतलब क्या, इसको बाद में आप अरेंज कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, बट अभी इसको याद करने के लिए एक्वा देख लीजिए। स्वयं के ये प्रिंसिपल्स हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। स्वयं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों कार्डिनल प्रिंसिपल्स को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं स्वयं के लिए, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, तो एक्चुअली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार स्तंभ थे, बट उसको अचीव कैसे करना है? थ्रू स्वयं। तो ये स्वयं के लिए भी क्या करते हैं? प्रिंसिपल की तरह काम करते हैं। तो क्या था? अभिगम्यता, पहला है एक्सेस, देश के हर कोने तक विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों, देख लीजिए एक्सेस में क्या बोलता है? देश के हर कोने तक विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना। दूसरा क्या है? समता, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। आपको पता है लॉकडाउन लगने के बाद जब कोरोना काल आया था तो बहुत सारे लोगों के पास सुविधाएं नहीं थी, डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं थी स्कूल कॉलेजों में, कि अगर टीचर स्कूल में जाके डिजिटल लर्निंग कराना भी चाहते हैं तो उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल तो था, बट वो पढ़ें कैसे? तो उनके पास ऑनलाइन कोर्सेज का कोई साधन नहीं था कि किस तरीके से वो अपने कोर्स को कवर करें। तो उसके लिए स्वयं पोर्टल लाया गया था, जिसके तहत आप कक्षा 9 से लेकर के PG तक के सारे जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़ सकते हैं। मतलब कहाँ से इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक का है? 9th से PG तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप सारे कोर्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आपको इसके सर्टिफिकेट भी प्राप्त होते हैं। इसे आने वाली वीडियोस में मैं और डिटेल में कवर करने वाला हूँ। आगे देखिए, समता, इक्विटी है सेकंड वाला, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना ताकि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। अगला है गुणवत्ता, सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने के संसाधन उपलब्ध कराना। अब विकल्प डी गलत क्यों है? यद्यपि किसी भी सरकारी योजना में पारदर्शिता, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, लेकिन इसे स्वयं के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों कार्डिनल प्रिंसिपल्स की सूची में शामिल नहीं किया गया है। स्वयं का पूरा ढांचा केवल एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, एक्वा से मैं याद कर सकता हूँ इसको, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेस। फिर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अगर आप पूछ ले आपको तो आप जमा सकते हैं कि एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। आगे देखिए स्वयं के बारे में थोड़ा सा, यह एक मूक है, आप जानते हैं कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, प्लेटफॉर्म है। कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के पाठ्यक्रम किसी भी समय कहीं पर भी इसमें उपलब्ध होता है, आप पढ़ सकते हैं। स्वदेशी प्लेटफॉर्म है ये, हमारे मतलब शिक्षा मंत्रालय और AICTE द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स द पिलर्स ऑफ एजुकेशन एज आइडेंटिफाई बाय यूनेस्को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में, PhD के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, या अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। तो इसे देख लीजिए कि यूनेस्को के द्वारा बताया गया जो पिलर्स हैं एजुकेशन के, वो क्या हैं। सबसे पहला है लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। दूसरा है लर्निंग टू डू, और तीसरा है लर्निंग टू लिव टुगेदर, और फोर्थ है लर्निंग टू बी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन से UPSC में देखेंगे या स्टेट PCS में भी आप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे या कोई पैराग्राफ है, इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब
जो पिलर्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ से मतलब आपको पैराग्राफ पूछ लेगा, जैसे जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो, इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ रहेगा या पूरा ऐसे रहेगा, या लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखने के लिए आएगा, या आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको आंसर निकाल के लिखना होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आप चारों पॉइंट को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यूनेस्को के लिए जैक्स डेलर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूछ ले कि इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, डेलर्स रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये पूछ सकता है कि डेलर्स रिपोर्ट किससे संबंधित है, ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है या एसडीजी से संबंधित है या इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेलर्स रिपोर्ट किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। तो जैक डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं सदी के लिए, देख लीजिए, जैक डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं सदी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने 1996 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, जिसे डेलर्स रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में जीवन भर सीखने के लिए शिक्षा के 4 मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन ले लिया, आपने यूजी पीजी कर लिया, यहाँ तक नहीं, आप जब तक जीते हैं तब तक आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो उसे कैसे सीखना है, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू नो। लर्निंग टू नो का मतलब क्या है, आपने अपना सिलेबस जान लिया या पढ़ लिया, नहीं, इसका अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सीखना कैसे है, लर्निंग हाउ टू लर्न, यह समझना ताकि व्यक्ति जीवन भर ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरा है लर्निंग टू डू, यह कौशल, स्किल और व्यवहारिक क्षमता प्राप्त करने पर केंद्रित है, ताकि व्यक्ति न केवल काम कर सके बल्कि विभिन्न परिस्थितियों और टीम के साथ तालमेल बिठा सके, ठीक है। अगला है लर्निंग टू लिव टुगेदर, इसका उद्देश्य दूसरों के अधिकारों, संस्कृति और विविधता का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक सह अस्तित्व विकसित करना है। ये लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये बहुत यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या पीएससी यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये, कि इसके ऊपर एसेस आ जाते हैं या पैराग्राफ आ जाता है, इसके ऊपर एक आपको छोटे छोटे आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर कैसे समझोगे आप इसको, कि जैसे कि हम एक क्षेत्र में पैदा होते हैं, वहाँ पर हम अपना एजुकेशन लेते हैं, हमारा बोलचाल अलग होता है, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा अलग होती है। जब हम किसी दूसरे क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ पर हमको उन दूसरे लोगों के अधिकारों को समझना है, वो हमारे अधिकारों को समझेंगे, हमें उनकी संस्कृति को समझना है। अगर जैसे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो साउथ इंडिया के लोगों के राइट्स को आपको समझना है, संस्कृति को समझना है, उनकी डाइवर्सिटी को समझना है, और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व विकसित करने वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। आगे देख लिए लर्निंग टू बी, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और स्वयं के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने पर जोर देता है, कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे कर सकता है, कि वह उसे एक सभ्य नागरिक बनाए देश का, ठीक है। इस प्रकार से यूनेस्को ने 4 पिलर्स बताए थे एजुकेशन के लिए, इसे डेलर्स रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको बिल्कुल आप नोट करते चलिए। आगे देखिए, और ये अन्य जो विकल्प थे उसी को डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर, मतलब ताकि आपकी समझ विकसित हो सके कि ऑप्शन ए बी सी और क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये उसके लिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्यक्ति को दुनिया की गहरी समझ और बुनियादी उपकरण प्रदान करना। ऑप्शन बी क्या कहता है कि सामाजिक सद्भाव और संघर्ष समाधान के लिए आवश्यक है। छात्रों को पेशेवर दुनिया और कार्यस्थल की चुनौतियों के लिए तैयार करता है, ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनआईसी। एनआईसी नेशनल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, आप जानते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनआईसी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा लगभग 70 प्लस सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है। और उसमें से यहाँ पर हमें मात्र 3 हैं, लगभग 70 प्लस सर्विसेज दी जा रही है एनआईसी के द्वारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं को, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार आप रीडिंग करेंगे, इसका चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले कुछ वीडियो में, तो आप उसको 1-2 रीडिंग करके समझ सकते हैं कि एनआईसी क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो इसका आंसर है खेल प्रशासन। चलो इसको डिटेल में देखते हैं क्या है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब आपको आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि जिस जिस मंत्रालय के जिस जिस योजनाओं के बारे में या उनकी संस्थाओं के बारे में या उनके डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पहले उन मिनिस्ट्रीज़ की आपको लिस्ट बनानी है, और उस मिनिस्ट्री की लिस्ट बनाने के बाद आपको इसकी कौन सी संस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनके कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके क्या काम है, इन सब का आपको एक लिस्ट बना लेना है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग वहीं से आने हैं सारे, ठीक है।
तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सरकारी विभागों को, ये देख लीजिए, सरकारी विभागों को तकनीकी सहायता और ई गवर्नेंस समाधान प्रदान करना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या काम करता है ये? सरकारी विभागों को तकनीकी सहायता और ई गवर्नेंस समाधान प्रदान करना इसका काम है। सही विकल्प का चयन क्यों है? देखिए, एनआईसी मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में कार्य करता है जहां बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, जहां पर जो भी सरकारी सेवाएं आपको दी जा रही है आपके गवर्नमेंट के द्वारा, उसको अगर पूरी तरीके से डिजिटल करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में ऑलरेडी डिजिटल इंडिया लॉन्च हो चुका है, जिसके तहत सारे सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण करना है और नागरिक केंद्रीय सेवाओं, गवर्नमेंट टू सिटीजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, खेल प्रशासन क्या है? मुख्य रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय एवं विभिन्न खेल संघों का प्रशासनिक विषय है। हालांकि एनआईसी कुछ डिजिटल पोर्टल में मदद कर सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका, सिग्निफिकेंट रोल के संदर्भ में यह ई कोर्ट या ई ट्रांसपोर्ट जितना प्राथमिक नहीं है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए था ई कोर्ट, ऑप्शन बी है ई ट्रांसपोर्ट और ऑप्शन सी है स्वच्छ भारत मिशन। तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन किसका ये मामला हो सकता है? ये खेल मंत्रालय का मामला हो सकता है, युवा एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, अगला देखिए, अन्य विकल्पों का विश्लेषण थोड़ा सा देख लेते हैं। ई कोड क्या है? एनआईसी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट विकसित किया है। मिशन मोड प्रोजेक्ट जानते हैं आप, एमएमपी बोलते हैं हम इसे। लगभग 30 या 31 अभी हैं, या नहीं पता, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें से सेंटर के कितने हैं, स्टेट के कितने हैं, और दोनों को मिला करके कितने हैं, वो अलग अलग मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं देश के अंदर। ठीक है, तो ये ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट था, विकसित किया गया। यह अदालती कार्रवाइयों को डिजिटल बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ई ट्रांसपोर्ट। आप जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहेंगे अगर ऑनलाइन, तो आपको बस इन्हीं पोर्टल में जाना है। सारथी और वाहन करके 2 पोर्टल बने हैं, जैसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट एनआईसी द्वारा ही विकसित किए गए हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण को ऑनलाइन संभालते हैं। इसमें एनआईसी की भूमिका है, प्रमुख भूमिका है। अगला देखिए, स्वच्छ भारत मिशन। एनआईसी इस मिशन के लिए एमआईएस पोर्टल और रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रदान करता है, जिससे पूरे देश में शौचालयों के निर्माण और स्वच्छता की स्थिति की निगरानी की जाती है। इसमें भी एनआईसी की सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है, एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहाँ पर आप अपना फ़ोटो, मतलब आपके क्षेत्र में अगर कहीं पर कचरा फैला हुआ है या सड़कों पे गड्ढे हैं, तो आप उसका फ़ोटो खींच के डालेंगे तो वो क्लेम करते हैं कि हम 24 घंटे, या अगर गड्ढे खुदें तो हम 1 हफ्ते के अंदर उसे ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये सब काम किसके द्वारा किया जा रहा है? एनआईसी के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखिए, इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का उपयोग करके पारदर्शिता और दक्षता लाना है। कि जितनी भी सरकारी कामकाज हैं उसमें किसका प्रयोग करना है? सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके। ठीक है, पारदर्शिता और दक्षता लाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनपीटीएल के बारे में है। ठीक है, विच स्टार्टेड इन 2003 हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म। कि इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टीचिंग इन्हेंस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टर्मिनोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, नन ऑफ दी अबो। आपको पता है कि एनपीटीएल का संबंध किससे है? टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं। इसका ऑप्शन तो वैसे ए है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग। चलिए देखते हैं कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एनपीटीएल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड ये तीसरा है। पहला था उन्नत भारत अभियान, दूसरा था पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, ये दूसरा था, और तीसरा यहाँ पर आ गया एनपीटीएल के से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अभी हम लोग 10 क्वेश्चन में लगभग पहुँचे ही होंगे, 8 से 9 क्वेश्चन में, और शिक्षा मंत्रालय से ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक प्रमुख परियोजना है। स्थापना कब हुई थी? देख लीजिए, इसकी स्थापना 2003 में 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की, और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा मिलकर की गई थी। ठीक है, उद्देश्य देख लीजिए,
इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका उद्देश्य अभी वर्तमान में क्या है, इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री और वेब आधारित पाठ्यक्रम कोर्सवेयर मुफ्त में उपलब्ध कराना है। ठीक है, प्रारूप देख लीजिए, वर्तमान में यह दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन पाठ्यक्रम रिपॉजिटरी में से एक है और स्वयं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाणन सर्टिफिकेट भी प्रदान करता है। तो एनपीटीईएल को किससे जोड़ दिया गया है, स्वयं से जोड़ दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को स्वयं से जोड़ दिया गया है बाद में। ठीक है, क्योंकि स्वयं का काम क्या है, आपको सारे 9th से लेकर के पीजी तक के आपको कोर्स मुहैया कराना कहीं पर भी, और साथ में वो आपको सर्टिफिकेट भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए, अन्य विकल्पों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ अदर ऑप्शन क्या बोलता है, टीचिंग इनहैंस्ड लर्निंग। देखिए यह नाम गलत है, यद्यपि एनपीटीईएल शिक्षण टीचिंग में सुधार करता है, लेकिन इसका आधिकारिक नाम में टेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया है क्योंकि यह तकनीकी के माध्यम से सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह इंजीनियरिंग के कुछ 5 सब्जेक्ट थे उनसे इसका संबंध था, पर बाद में इसमें किसको किसको जोड़ दिया गया, साइंस को जोड़ा गया, प्रबंधन को जोड़ा गया, अब तो इसमें ह्यूमैनिटीज़ को जोड़ दिया गया है, आर्ट को जोड़ दिया गया है, अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट को इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया, बहुत सारे स्ट्रीम को। ठीक है, तो इसका क्या है, टेक्नोलॉजी। टर्मिनोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, ऑप्शन सी क्या बोलता है, टर्मिनोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, यह पूरी तरह से गलत शब्द है। टर्मिनोलॉजी का अर्थ शब्दावली होता है, जबकि एनपीटीईएल का दायरा केवल शब्दों तक सीमित ना होकर संपूर्ण तकनीकी शिक्षा तक है। आगे देखिए, एनपीटीईएल के बारे में मुख्य जानकारी, इसका एक कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होता है, हर बार वो चेंज होते रहता है। अभी वर्तमान में इसका जो समन्वय संस्थान है वो क्या है, आईआईटी मद्रास है। विषय क्या है, प्रारंभ में यह केवल इंजीनियरिंग के 5 विषयों पर क्या था, केंद्रित था, लेकिन अब इसमें मानविकी, कला, विज्ञान और प्रबंधन जैसे कई विषय शामिल हैं। यह भारत में डिजिटल शिक्षा क्रांति का आधार बना और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आईआईटी स्तर की शिक्षा तक पहुंच आसान बनाई इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। पहले इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जिसे 2013 में उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण, स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अब समझते हैं कि रूसा क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 2015 के पहले तक हमारे, जब हम अपने कॉलेजों में थे, यूनिवर्सिटीज़ में थे, हम देखते हैं कि वहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं थे या टेक्नोलॉजी का बिल्कुल कम यूज होता था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हमारे कॉलेज के पुराने बिल्डिंग्स हुआ करते थे, बेंच वगैरह भी सब ऐसे ही थे। तो रूसा के तहत हुआ ये कि इनको रणनीतिक वित्त दिया जाता था ताकि वो नैक में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, तो इसके तहत हुआ क्या, अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को रूसा के तहत फंड मिलने लगा। फंड मिलता था तो वो क्या करते थे, अपने सबसे पहले बिल्डिंग की मरम्मत करवाना, जो वहाँ पर बेंच टेबल होते थे उसे चेंज करना, डिजिटल बोर्ड लगवाना या पानी की सुविधा मुहैया कराना, गर्ल्स हॉस्टल बनाना, लाइब्रेरीज बनाना। इसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि यार वो कॉलेज अच्छा नहीं है, मुझे उस कॉलेज में नहीं जाना है, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत असर पड़ता था। तो इससे क्या होता था, कई बच्चे कॉलेज जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ पर प्रोफेसर नहीं होते थे। ठीक है, या मतलब सुविधा नहीं थी, अगर लाइब्रेरी है भी तो बिल्डिंग खड़ी, वहाँ पर किताबें नहीं हैं, कंप्यूटर लैब नहीं होते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए रूसा का जो कार्यक्रम था उसे लॉन्च किया गया था। तो 2015 के बाद ही आप अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एक अच्छा बदलाव देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबो है, आप ऑप्शन इसमें पढ़ लीजिए, इंप्रूविंग क्वालिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर जो वेरियस रिफॉर्म्स बोल रहे हैं, जो अभी तक मैंने मतलब जिन चीज़ों को बताया है वही वेरियस रिफॉर्म्स थे। इंप्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन फॉर सोशली डिप्रीव्ड कम्युनिटीज एंड प्रमोटिंग इंक्लूजन ऑफ वीमेन, माइनॉरिटीज, SC ST OBCs एंड दिव्यांगजन थ्रू क्रिएशन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। ठीक है, या जैसे कि अगर कोई विकलांग छात्र वहाँ पर पढ़ रहा है, दिव्यांगजन छात्र वहाँ पर पढ़ रहा है, तो उसके लिए स्पेशल हमारे पास वॉशरूम नहीं होते थे तो उनका निर्माण करवाना। इसके अलावा देखिए ऑप्शन सी क्या बोलता है, प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये सारे उसके ऑप्शन थे। हिंदी में देख लीजिए, सुधारों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार करना। रूसा का प्राथमिक उद्देश्य राज्य संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। यह सुनिश्चित करता है कि संस्थान निर्धारित मानदंडों
और मानकों का पालन करे, अनिवार्य रूप से एक्रीडेशन प्राप्त करने के लिए बाई नैक। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोलता है, समानता और समावेश को बढ़ावा देना। यह योजना सामाजिक रूप से वंचित समूह एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करती है। इसमें दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे और लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगला देखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और नवाचार। रूसा राज्यों और संस्थानों के बीच शोध, नवाचार और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करता है ताकि राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके। आगे देखिए, रूसा के बारे में अन्य जानकारी। इसे कब लॉन्च किया गया था, 2013 में। ठीक है, यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक साझा वित्त पोषण मॉडल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इसे ध्यान से समझना है। एक हो गया हमारे पास सेंटर और एक हो गया हमारे पास स्टेट। ठीक है, अब इसमें फंडिंग कैसे होती है। अगर रूसा के तहत जो वित्त दिया जाता है, वित्त पोषण किया जाता है, वो कैसा है, 65% देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% देगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट, अभी का जो सिनेरियो है। इसके अलावा अगर कोई विशेष राज्य है तो विशेष राज्य में 90% सेंटर देगा और 10% कौन देगा, वो स्पेशल राज्य देगा। ठीक है, जिसे संविधान में स्पेशल राज्यों का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर 100% फंडिंग कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, रूसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आने वाले टॉपिक्स में मैं डिटेल में कवर कर दूंगा। द सर्टिफिकेट इशू बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। नैक जो आपको ग्रेडिंग देता है, जो सर्टिफिकेट आपको देखता है, उसकी वैलिडिटी कब तक होती है, वो ये पूछना चाह रहा है कि 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 10 साल है। वैसे तो इसका आंसर 5 ईयर्स है। चलो देखते हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता की जांच करती है। उच्च शिक्षा संस्थानों की किसकी जांच करती है, गुणवत्ता की जांच करती है और उन्हें एक विशिष्ट ग्रेड प्रदान करती है। कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 2013 के पहले भी इनका मतलब होता था, बट उसमें अधिकतर कौन बाजी मारता था, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे था या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थे वो बाजी मार लेते थे। जो हमारे छोटे छोटे तहसीलों में या थोड़े से हमारे ब्लॉक क्षेत्र में जो कॉलेज होते थे, ये तो दूर दूर तक इनका कोई नामो निशान ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, प्रोफेसर नहीं थे, अब यहाँ तक कि पानी की सुविधाएं कॉलेजों में नहीं होती थी। तो जैसे ही हमारे पास रूसा आया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके तहत यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को क्या मिलने लगे, वित्त पोषण मिलने लगा। जब इनको फंडिंग आप करोगे तभी तो कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा। ठीक है, तो उसके बाद ही हम देखते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बहुत सारे बदलाव हमको देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, तो मान्यता की अवधि देख लीजिए। जब किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय का नेक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तो उसे एक प्रत्यायन प्रमाण पत्र, एक्रीडेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र कितने समय के लिए होता है, इसकी अवधि 5 वर्ष के लिए मान्य होता है। ठीक है, प्रक्रिया देखिए, 5 वर्ष पूरे होने से पहले संस्थान को पुनर्मूल्यांकन, रीअसेसमेंट के लिए फिर से आवेदन करना होता है ताकि उनकी ग्रेडिंग जारी रह सके या उसमें सुधार हो सके। कुछ विशिष्ट मामलों में यदि किसी संस्थान को बहुत उच्च ग्रेड जैसे A++ मिलता है और वह निरंतर उच्च मानक बनाए रखता है तो कुछ नीतियों के तहत इसे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मानक अवधि कितनी साल की रहेगी, 5 साल की ही रहेगी। तो इसे आपको बिल्कुल एक नोट की तरह देख के चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। ये डिटेल एनालिसिस है, आपको इसे आराम से पढ़ना है। इसे मैं 2 या 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो इसे ज़रूर देखें और इसे ज़रूर समझें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो मैं ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, इससे आप बहुत सारे मतलब नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बाकी विकल्पों का विश्लेषण। 3 वर्ष की अवधि क्या है, यह अवधि आमतौर पर कुछ लघु अवधि के तकनीकी प्रमाण पत्रों, देखिए यहाँ पर शब्द क्या पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, तकनीकी प्रमाण पत्रों या अस्थायी संबंधता, टेम्पररी एफिलिएशन के लिए उपयोग की जा सकती है, लेकिन नेक के लिए यह मानक नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, 7 वर्ष, यह अवधि भी गलत है। नेक की मानक साइकिल क्या है, 5 वर्ष की होती है। ऑप्शन डी क्या था, 10 वर्ष था। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी के कुछ मामलों में यूजीसी 10 वर्ष तक की अवधि दे सकता है, लेकिन नेक का
एक्रीडेशन चक्र कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। तो आपको इसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। नेक के बारे में मुख्य जानकारी देख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नेक के बारे में, ये दूसरा क्वेश्चन है। स्थापना 1994 में हुई थी। किसके द्वारा, किसकी सिफारिशों पर हुई थी? 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के सिफारिशों के आधार पर हुई थी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संस्थानों को सीजीपीए के आधार पर A++, A, B, C इस प्रकार से क्या करता है? ये सर्टिफिकेट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन मध्य प्रदेश? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है। 308 से लेकर के, और कौन सा पार्ट है? भाग 14 में। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन मिलता है हमें। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? 315, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, संघ के लिए, और प्रत्येक राज्य के लिए एक स्टेट पीएससी होगा। इसी अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आर्टिकल 315 क्या कहता है कि केंद्र के स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के स्तर पर राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। अब एमपीपीएससी का गठन किसके तहत हुआ? इसी आर्टिकल 315 को बेस बनाकर, और इसी के साथ हमारा जो पुनर्गठन अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 के 3 के साथ मिलाकर एमपीपीएससी का गठन किया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? जो हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा है उसका 118 क्लॉज 3 प्लस आर्टिकल 315, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों को मिला करके ही हमारे एमपीपीएससी का क्या हुआ है? गठन हुआ है। आगे देखिए, ऑप्शन ए क्या बोलता है? अनुच्छेद 311, यह सिविल सेवकों को उनके पद से हटाए जाने या रैंक में कमी किए जाने के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह आयोग के गठन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी क्या बोलता है? अनुच्छेद 314, इसे 1972 में 28वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। मूल रूप से यह कुछ सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों के संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन डी क्या बोलता है? अनुच्छेद 317, यह लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यह गठन का आधार नहीं है। तो आपको क्या करना है? आर्टिकल 315 तो याद करना है, इसके अलावा आर्टिकल 311 क्या कह रहा है, 314 और 317 क्या कह रहा है, इसे भी आपको यहीं पर पढ़ लेना है। आगे देखिए, एमपीपीएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डीबी रेंगे थे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। नियुक्तियाँ कौन करता है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कंडक्टेड द एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस इन द भोपाल स्टेट प्रायर टू 1 नवंबर 1956? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1 नवंबर 1956 से पहले भोपाल राज्य के लिए सिविल सर्विस की परीक्षाओं का आयोजन किसके द्वारा किया जाता था? तो ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। अब डिटेल में समझते हैं इसे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन से पहले आपको पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश था वो किस में बटा था? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल सीपी एंड बरार, 4 भागों में बटा हुआ था। भोपाल राज्य की स्थिति देख लीजिए। भोपाल भाग सी का एक राज्य था। चूंकि भोपाल एक छोटा राज्य था और सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आता था, इसलिए इसकी प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्वतंत्र लोक सेवा आयोग नहीं था। इसकी भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद और 1956 में मध्य प्रदेश के एकीकरण से पहले भोपाल राज्य की सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता था। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, और ऑप्शन ए था मध्य भारत पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए देखिए, यहाँ पर मध्य भारत आयोग है। ठीक है, यह आयोग मध्य भारत, अब मध्य भारत में कौन से हमारे पास के रियासत थे? ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, ग्वालियर और इंदौर रियासतों को मिलाकर बना हुआ था, के लिए कार्य करता था। कौन सा? मध्य भारत आयोग। यहाँ पर जितने भी
सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होते थे वो किसके द्वारा आयोजित किए जाते थे? मध्य भारत आयोग के द्वारा। इसने भोपाल राज्य के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की क्योंकि वो पार्ट सी का भाग था और पार्ट सी किसके अंतर्गत आता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के। आगे देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का गठन ही 1 नवंबर 1956 को, तो इसके पहले तो ये अस्तित्व में था ही नहीं। ऑप्शन डी देख लीजिए, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, इसका कार्य क्षेत्र बॉम्बे राज्य बाद में महाराष्ट्र तक सीमित था। इसका भोपाल राज्य के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था। आगे देखिए, एमपीपीएससी का उदय कब हुआ? 1956 में। जब नया मध्य प्रदेश बना तब पूर्व में मध्य भारत आयोग को नए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में समाहित कर लिया गया। अब मध्य भारत आयोग फिर से याद कर लीजिए, ग्वालियर और इंदौर, ठीक है। तो वहाँ के लिए ये एग्जाम करते थे। तो जैसे ही मध्य प्रदेश बना तो मध्य भारत आयोग को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्या कर दिया गया? समाहित कर दिया गया। और फिर बाद में इसमें भोपाल का भी विलय हो जाता है। 1956 के बाद भोपाल को नए राज्य की राजधानी बनाया गया और इसकी प्रशासनिक मामले नवनिर्मित एमपीपीएससी के अधिकार क्षेत्र में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बी स्यूड? किस आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है? क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 300। इसे डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 भारत सरकार और राज्य सरकारों की कानूनी स्थिति, लीगल पर्सनैलिटी और उन पर मुकदमों से संबंधित है। मुख्य प्रावधान क्या कहता है? यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, इसे देखिए, यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से भारत सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है और वह स्वयं पर भी किसी पर मुकदमा कर सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकारें संबंधित राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है या उन पर मुकदमा किया जा सकता है। इसका महत्व क्यों है? यह अनुच्छेद, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आपको ऐसे थोड़ी ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर आप केस कर दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस करना मतलब सरकार के ऊपर केस करने के समान है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से आप उनके ऊपर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, ठीक है, भारत सरकार के ऊपर। यह अनुच्छेद संप्रभु उन्मुक्ति, सॉवरेन इम्यूनिटी के सिद्धांत को सीमित करता है, जिससे नागरिकों को सरकार के खिलाफ कानूनी उपचार, लीगल रेमेडीज प्रदान करने का अधिकार मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको इसे बिल्कुल पढ़ना, ये आने वाले एग्जाम्स में और पूछा जा सकता है। अन्य विकल्प देखिए, अनुच्छेद 299 क्या कहता है? यह अनुच्छेद सरकारी अनुबंधों, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, से संबंधित है। यह बताता है कि संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के तहत किए गए सभी अनुबंध राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो वो किसके नाम पे करेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर करेगी, और अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो वो किसके नाम पर करेगी? राज्य सरकार के नाम पर करेगी, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन सी क्या बोलता है? 301, यह व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से संबंधित है। यह घोषित करता है कि पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य निर्बाध होगा। विकल्प डी क्या बोलता है? अनुच्छेद 302, यह संसद को जनहित में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, आर्टिकल लाइन से पूछा गया है, 299, 300, 301, 302। तो आपको बिल्कुल इसे यहीं पर रट लेना है, बिल्कुल समझ लेना है कि ये किस चीज़ के लिए है। आगे देखिए, इसके लिए मैंने एक टेबल बना दिया है, आप इसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो ऑप्शन को छोड़िए, पहले इसे समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसका आंसर तो वैसे प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। चलिए समझते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका, जो लेजिस्लेचर होता है, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से कार्यपालिका प्रशासन को जवाबदेह ठहराती है। मतलब कार्यपालिका या प्रशासन को, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन क्या ठहराती है? जवाबदेह ठहराती है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से। आपको पता है कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक ब्यूरोक्रेसी वाली, ठीक है। तो प्रत्यायोजित डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, इसको समझते हैं। जब विधायिका अपनी कानून बनाने की शक्ति का एक हिस्सा कार्यपालिका को सौंप देती है, ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या है? अगर हम राजनीतिक कार्यपालिका से अलग, पहले हम ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका तो अस्थायी होती है, 5 वर्ष के लिए होती है, बट जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है, वो परमानेंट होती है। तो अगर अपनी कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, यह प्रशासन पर नियंत्रण का साधन नहीं है,
बल्कि ये प्रशासन को कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, अगर विधायिका अपनी थोड़ी सी शक्ति की चलो ठीक है अब आप भी कानून बनाइए दे रही तो उनके शक्ति को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन पर नियंत्रण नहीं लगा रहे हैं। इसके माध्यम से अधिकारी नियमों और विनियमों का निर्माण करते हैं अधिकारी। ठीक है, इसलिए इसे प्रशासन पर नियंत्रण के बजाय प्रशासनिक शक्ति का विस्तार माना जाता है। क्या है ये? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ठीक है, अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के साधन। अब देखिए, अब यहाँ पर विधायी नियंत्रण हम लगा रहे हैं। अब ये किस पर लगा रहे हैं हम विधायी नियंत्रण? ये राजनीतिक प्रशासन पर लगा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास पॉलिटिकल कार्यपालिका होती है, मतलब राजनीतिक कार्यपालिका, हम उसके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर्स, यह संसद के प्रत्येक सत्र का पहला घंटा होता है जहाँ सांसद मंत्रियों से प्रशासन के कामकाज पर सवाल पूछते हैं। यह सरकार को जवाबदेह बनाने का सबसे प्रभावी प्रत्यक्ष साधन है। ऑप्शन बी क्या है इसका? एडजर्नमेंट मोशन। यह तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के किसी निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। यदि यह स्वीकार हो जाता है तो सरकार की प्रशासनिक विफलता की गंभीर आलोचना मानी जाती है। ऑप्शन सी क्या बोलता है? अविश्वास प्रस्ताव देख लीजिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यह नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली साधन है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी सरकार कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन विधायिका के विश्वास के साथ ही कार्य करे। आगे देखिए, विधायी नियंत्रण के मुख्य तरीके, मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। ठीक है, अगर प्रश्नोत्तर की बात करें तो इसमें क्या क्या आते हैं? तारांकित और अतारांकित प्रश्न। इसके डिटेल में भी मैं नहीं चाहूँगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। प्रस्ताव देखिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इसके अलावा और बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। अगर वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो बजट पर चर्चा और कटौती प्रस्ताव जैसे कुछ कट मोशंस होते हैं। ठीक है, संसदीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, ठीक है, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। जो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है, इसका गठन आरटीआई एक्ट 2005 के किस सेक्शन के द्वारा हुआ है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, आर्टिकल, इसका आंसर आ जाएगा क्या? सेक्शन 15 क्लॉज 1। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका सेक्शन 15 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? यह धारा राज्य सरकारों को यह शक्ति और निर्देश देती है कि वे गैजेट में अधिसूचना जारी करके एक निकाय का गठन करे जिसे राज्य सूचना आयोग, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, इसकी संरचना क्या होगी? इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10 शामिल होते हैं। उद्देश्य क्या है? यह आयोग राज्य सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक प्राधिकरणों, पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित शिकायतों और अपीलों का क्या करता है? निपटारा करता है। बाकी विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। इसका सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्या कहता है? यह धारा केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के गठन से संबंधित है। केंद्र सरकार इसी धारा के तहत सीआईसी की स्थापना करती है। सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है? यह धारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज से संबंधित है। सेक्शन 17 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? यह धारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने, रिमूवल की प्रक्रिया और आधारों का वर्णन करती है। इसके लिए मैंने टेबल बना दिया है। आपको बिल्कुल आरटीआई से रिलेटेड आपको कवर करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आरटीआई तो आपके मतलब सिलेबस में बिल्कुल अलग से मेंशन है, तो वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही बनना है। ये एक टेबल है, मैंने बना दिया है। ये एक टेस्ट सीरीज़ है जो अभी 25 मार्च को लॉन्च होने वाला है। आप इसे बिल्कुल 299 के बिल्कुल छोटे से अमाउंट पे आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 8 मॉक टेस्ट देने होंगे, जिसमें से 5 आपके लिए सेक्शनल टेस्ट है और 3 फुल लेंथ टेस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं गाइस, तो आप इसको बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक बता दूंगा आप इसे कैसे अवेल कर सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल डिटेल एनालिसिस देखना है, आपने जितनी तैयारी की है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पीएससी लेवल के, वो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स कम इनटू फोर्स? कि मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट हैं उसने रूल्स कब बनाए थे, ठीक है, आरटीआई के लिए।
सूचना का अधिकार अधिनियम, इसका आंसर तो वैसे ऑप्शन बी है 2006। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 28 के तहत, अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, आरटीआई एक्ट की धारा 28 सेक्शन 28 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। मतलब आरटीआई एक्ट का जो कानून है उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए रूल कौन बनाएगा? प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि आप रूल बनाइए और इसे लागू करिए, सूचना का अधिकार अधिनियम को। ठीक है, अब नियमों का निर्माण कैसे होगा? इस शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के आरटीआई रूल बनाए हुए हैं। इसके लागू होने का वर्ष क्या है? ये नियम आधिकारिक तौर पर वर्ष 2006 में अधिसूचित और लागू किए गए थे। इन्हें हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2006 के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इन नियमों का उद्देश्य उच्च न्यायालय और उसके अधीन आने वाली जिला अदालतों में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, शुल्क, फीस और अपीलीय अधिकारियों को परिभाषित करना है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। 2005 है ऑप्शन में, 2010 है और 2021 है। ये ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए देखते हैं। इस वर्ष केंद्रीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 संसद द्वारा पारित किया गया और पूरे देश में प्रभावी हो गया। ठीक है, 2005 में। हालांकि विभिन्न राज्यों और उच्च न्यायालयों ने अपने विशिष्ट नियम इसके बाद मुख्यतः 2006 में ही बनाए थे। विकल्प सी क्या बोलता है? इस वर्ष के दौरान नियमों में कुछ संशोधन अमेंडमेंट किए गए थे, लेकिन मूल नियम 2006 में ही लागू हुए थे। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये ऑप्शन डी जो है 2021 से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आरटीआई नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए थे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल इसे समझ के चलना है। ठीक है, 2021 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आरटीआई के में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए थे ताकि प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक बनाया जा सके, लेकिन यह शुरुआती वर्ष नहीं था। ठीक है, आगे देखिए अन्य जानकारी इसमें क्या बोल रहा है कि इन नियमों के तहत उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार प्रशासन को आमतौर पर लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। आवेदन शुल्क, नियमों के अनुसार उच्च न्यायालय से सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश वॉज स्टार्टेड। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मैंने इसके पहले बताया था, उसमें जो डेट दिया हुआ था कि इसका शुरुआत कब हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचिंग एंड टीचर्स वाला। ठीक है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया था दिसंबर 2014, फिर दिसंबर और कभी का। तो इस प्रकार से आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना होता है कि ये कब आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि सीएम हेल्पलाइन, तो आखिर आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है कि इसकी स्थापना मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ये डेट बिल्कुल याद रखना है। जुलाई के ही मंथ में हुआ था, बट कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 31 जुलाई। ठीक है, तो बच्चों को गुमराह करने के लिए 1 जुलाई, 11 जुलाई, 21 जुलाई या 31 जुलाई इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गुड गवर्नेंस और नागरिकों की, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने गुड गवर्नेंस और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 शुरू की थी। इसकी शुभारंभ कब हुई थी? इस सेवा का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 31 जुलाई 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के नागरिकों को उनकी समस्याओं और शिकायतों के पंजीकरण के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। यह सेवा भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। कार्यप्रणाली क्या है इसका? नागरिक टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी ट्रैकिंग और समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित होती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। ये सभी जुलाई 2014 की तारीखें जो परीक्षार्थियों को क्या करने के लिए, भ्रमित करने के लिए दी गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 31 जुलाई से पहले इस सेवा का औपचारिक सार्वजनिक संचालन नहीं हुआ था। अब सीएम हेल्पलाइन क्या है, पहले उसको समझिए। पहले क्या होता था, अगर हम छात्रों की बात करें, छात्र यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं, कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। किसान लोक सेवा केंद्र का चक्कर काट रहा है, उसका काम नहीं हो रहा, उसका खसरा खतौनी का उसका काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो पेशेंट है वो अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, वहाँ पर वो परेशान हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग व्यापारी अपना
सरकारी ऑफिसों के रोजगार पंजीयन के चक्कर काट रहे हैं, छात्र चक्कर काट रहे हैं, उनका कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के पुलिस डिपार्टमेंट से परेशान हैं, जितने भी पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट है आप उनसे बिल्कुल परेशान थे। आपका समाधान कहीं पर भी नहीं हो रहा है, उच्च अधिकारी भी बात नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया कि अगर नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है या उनसे घूसखोरी की जा रही है या उनका काम बिल्कुल डिले चल रहा है, वो बिल्कुल महीनों भर से चक्कर काट रहे हैं बट उनका काम नहीं हो रहा, तो आप क्या करिए, एक नंबर है सीएम हेल्पलाइन का 181, आप इसे कॉल कर लीजिए और आपको क्या मिलेगा, इसमें एक त्वरित समाधान इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसे गुड गवर्नेंस के रूप में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन की मुख्य विशेषताएं देखिए, केंद्रीकृत प्रणाली, सभी विभागों की शिकायतें एक ही जगह दर्ज होगी, चाहे आपके पास कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट की, उन सबकी शिकायतें कहाँ पर दर्ज होगी, एक ही जगह पर। अब देखिए यहाँ पर समस्याओं का समाधान के लिए कुछ लेवल्स बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। पहले आपकी जो समस्या है वो कहाँ पहुँचेगी, लेवल 1 में पहुँचेगी। अगर यहाँ से उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो समस्या कहाँ पर आ जाएगी, फिर लेवल 2 में आ जाएगी, लेवल 2 से लेवल 3 में, फिर लेवल 3 से लेवल 4 में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपकी समस्या यहाँ पहुंची तो यहाँ पर बिल्कुल समाधान होना ही होना है। अगर नहीं हुआ तो वो समस्या जो अधिकारी है वो अपने सीनियर अधिकारी को पहुंचा देगा लेवल 2 में। इस प्रकार से ये चलना था और अंत में सीएम ने खुद को रखा था लेवल 4 में कि मैं तो फिर आखिरी में कर ही दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ निचले स्तर पर समाधान न होने पर, देखिए जहाँ पर निचले स्तर पर समाधान न होने पर शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक अपने आप पहुँच जाती थी। ठीक है, योजनाओं की जानकारी, यह हेल्पलाइन केवल शिकायतों के लिए नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी उपयोग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सीएम हेल्पलाइन से दूसरा क्वेश्चन है, सीएम हेल्पलाइन इन मध्य प्रदेश वाज स्टार्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। देखिए जो शिकायतें होती है क्या वो ग्रामीण या शहरी देख के आती है, नहीं आती। शिकायतों तो शिकायतें होती, कहीं से भी पहुंच सकती, तो अर्बन और रूरल तो इसमें नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन नहीं, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मतलब पब्लिक को सर्विस देनी है अपने को। ठीक है, तो ऑप्शन डी, थोड़ा सा इसको अगर हम कॉमन सेंस का भी यूज़ करके बनाए तो कई सारे क्वेश्चन आप इससे डिकोड कर सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या बोलता है, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तहत इसे क्या किया जा रहा है, रन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन 181 की क्या करी, शुरुआत की। विभाग की भूमिका क्या है, लोक सेवा प्रबंधन विभाग का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय सीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से मिल सके। जो भी समय उनको दिया गया है कि उस समय के भीतर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है, यह विभाग इस हेल्पलाइन का उपयोग नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करने, अब इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो नागरिकों की जो भी शिकायतें हैं उसे क्या करना है, दर्ज करना है पहला। दूसरा, उनके समाधान की निगरानी करना, उनके समाधान की क्या करना, निगरानी करना कि वहाँ कहाँ तक उसमें काम चल रहा है। ठीक है, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करना। तीसरा, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ से भी आपको वो जानकारी मिल सकती है। तो इस प्रकार से कुछ इसके उद्देश्य हैं। प्रशासनिक संरचना इसकी कैसी है, देखिए राज्य में लोक सेवा अभिकरण साप्सा इस विभाग के तहत हेल्पलाइन के तकनीकी और कार्यात्मक संचालन की देखरेख करता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, जब इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, अन्य विकल्पों का विश्लेषण हम देखते हैं। जनसंपर्क विभाग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, ये जनसंपर्क विभाग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका करंट अफेयर बहुत सारा तैयार हो जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, इस विभाग का प्राथमिक कार्य क्या है, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना, और एग्जामिनर के ऊपर ये प्रेशर है कि आप सरकार की उपलब्धियां बच्चों को गिनाओ कि देखिए हमारा सरकार क्या काम कर रहा है। ठीक है, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। तो सरकार की जो भी उपलब्धि है, सरकार ने जो भी अचीवमेंट किए वो आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और उसकी जानकारी आपको जनसंपर्क विभाग से मिलती है। और मीडिया के साथ समन्वय करना, यह व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान, ठीक है, ग्रीवेंसेस रेड्रेसल के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। आगे देखिए, नगरीय विकास विभाग, अर्बन डेवलपमेंट विभाग क्या बोलता है, यह विभाग शहरों के बुनियादी ढांचे, नगर निगमों और शहरी नियोजन पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि हेल्पलाइन पर शहरों से जुड़ी शिकायतें आती है, लेकिन यह विभाग हेल्पलाइन का संचालन नहीं करता है।
आगे देखिए ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट, यह विभाग पंचायतों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे मनरेगा के लिए कार्य करता है। यह भी सीएम हेल्पलाइन का नोडल विभाग नहीं है। तो टोल फ्री नंबर क्या है? 181। शुभारंभ कब हुआ था? 31 जुलाई 2014 को। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का अग्रणी राज्य था जहां शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित लोक सेवा प्रबंधन विभाग बनाया गया है। ठीक है, अब तो लगभग सारे राज्यों में ये चीज़ देखने को मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010, ये अपने आप में एक यूनिक टाइप का एक्ट था जो मध्य प्रदेश ने ही शुरुआत की थी इसकी। द सेकंड एपिलेट अथॉरिटी इज ऑथराइज्ड टू इम्पोज पेनल्टी। किस सेक्शन के तहत जो सेकंड एपिलेट अधिकारी है वो अपने जूनियर अधिकारी के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है? ठीक है, तो पहले समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसका आंसर है डायरेक्ट सेक्शन 7 क्लॉज 1। इसको बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है, इसका डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, इसको आपको बिल्कुल समझना है। मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो एक टेब्यूलर फॉर्म में बनाऊंगा, तो आपको उसको ज़्यादा रटना नहीं है, बस आपको टेबल पढ़ के जाना है, उसका हर सेक्शन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन उसको नोट करना है। तो चलिए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं इसकी। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 देश में अपनी तरह का पहला कानून है जो सरकारी सेवाओं को समय सीमा में देने की गारंटी देता है। कोई भी सरकारी सेवाएं हैं उसको एक तय समय पर आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा वो सेवा, ये आपको गारंटी देता है ये एक्ट। ठीक है, अगर वो तय समय पर आपको नहीं मिल रहा है तो जो अधिकारी है वो अपने जूनियर अधिकारी को क्या करेगा? पनिश करेगा। तो वही पूछ रहा है कि किस सेक्शन के तहत वो करता है। यह धारा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को शक्ति प्रदान करती है यदि जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर था उस संबंधित कार्य के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो उस पर पेनल्टी अधिरोपित की जाएगी। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में ही चले जाते हैं, ठीक है, तो सरकारी हॉस्पिटल में एक अधिकारी को पद दिया गया है कि आप जो भी समस्या आएगी आपको उनका समाधान करना है। अगर वो नहीं करता है तो जो सेकंड एपिलेट अधिकारी है वो उस अधिकारी को पनिश करेगा कि आपने तय समय पर मतलब शिकायतों का समाधान क्यों नहीं किया, समस्या का समाधान क्यों नहीं किया। तो वो इस एक्ट के सेक्शन 7 क्लॉज 1 के तहत होता ही है। ठीक है, अब पेनल्टी की राशि कितनी होगी, शास्ति की राशि कितनी होगी? अधिनियम के अनुसार यह जुर्माना 250 से लेकर 5000 तक होता है। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? यदि द्वितीय अपीलीय अधिकारी की राय है कि अधिकारी ने जानबूझकर सेवा में देरी की है या आवेदन को गलत तरीके से खारिज किया है तो वह यह जुर्माना लगा सकता है। मतलब वो सेकंड अपीलेट अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी राय में उसने गलत कुछ किया है। ठीक है, अब इसके कुछ और भी सेक्शन हैं। अगर हो सकता है आपका काम होने ही वाला हो फिर भी आपने सेकंड अपीलेट अधिकारी के पास क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया कि देखो ये मेरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस सेक्शन में छोटे अधिकारी को बचाने के लिए भी यहाँ पर कुछ प्रावधान है। सेक्शन 10 क्लॉज 1 क्या कहता है? यह धारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इज गुड फेथ से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे सद्भावना पूर्वक तरीके से वो काम किया है, यह अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से बचाता है यदि उन्होंने अधिनियम के तहत नेक नियत से काम किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे देखिए सेक्शन 11 क्या कहता है? यह धारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति पावर टू मेक रूल से संबंधित है जो राज्य सरकार के पास होती है। कहने का मतलब क्या है? यह धारा सेक्शन 11 को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह धारा अधिनियम के प्रावधानों को, जो अधिनियम बना था लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकते हो आपकी मुझे किस तरीके से इसे लागू करवाना है, इससे संबंधित है जो राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, सेक्शन 9 क्या बोलता है? यह धारा अदालतों की अधिकारिता के वर्जन बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट से संबंधित है। यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आदेश के खिलाफ सिविल न्यायालय में कोई वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको इसे और एक बार समझना है। जो सेक्शन 9 वो क्या स्पष्ट कर रही है कि इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आदेश, अगर लोक सेवाओं के गारंटी के अधिनियम के तहत अगर कोई आदेश दिया गया है, आप उसे सिविल न्यायालय में मतलब वाद के लिए नहीं ले जा सकते। ठीक है, आगे देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब कितना पावरफुल लॉ है ये। आगे देखिए इस अधिनियम का कब लागू होना है? 18 अगस्त 2010 को यह अधिनियम क्या हुआ? लागू हुआ। प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन होता है? सेवा न मिलने पर पहली अपील यहाँ की जाती है। अगर आपको किसी चीज़ की सेवा नहीं मिल रही तो यहाँ पर आपको क्या करना है?
अपील करना है। और अगर ये अधिकारी नहीं करता या कहीं पर गोल हो जाता है या आपको गुमराह कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ, बाहर हूँ, या डिले कर रहा है या आपकी फ़ाइल दबा रहा है, तो आप या प्रथम और सेकंड अपीलेट अधिकारी क्या करता है, यदि प्रथम अपील से संतुष्टि न मिले तो यहाँ अपील की जाती है और यह अधिकारी जुर्माना लगाने की शक्ति रखता है कि भैया आपने उनका काम क्यों नहीं किया, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड फ्रॉड मेंशन इन द सेक्शन 2H, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन अधिनियम 2021 इज मीन्स ऑफ एक्ट डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। आपको पता है लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम कब आया था? 18 अगस्त, इसका डेट बिल्कुल याद रख लीजिए, 2010 को आया था, ठीक है। इसका संशोधन कब हुआ? 2021 में इसका संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए, तो इस अमेंडमेंट में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कौन सा शब्द है? उस शब्द का नाम है फ्रॉड। एक फ्रॉड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये फ्रॉड शब्द को कहाँ से लिया गया है, इसका डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगा आपको, वो ये पूछ रहा है कि इसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है, इस फ्रॉड शब्द को कहाँ से, मतलब हमने जो मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में एक शब्द का प्रयोग किया है फ्रॉड का, इस फ्रॉड शब्द की परिभाषा कहाँ पर और इसे कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन ये है। तो इसे कहाँ से लिया गया? ऑप्शन बी, सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब इसे यहाँ से क्यों लिया गया है? अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे धोखाधड़ी भी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ समझौता करने जा रहे हैं तो हो सकता है जो समझौताकारी वो आपके साथ धोखा कर दे। तो वहाँ पर फ्रॉड शब्द का अच्छा डेफिनेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ में, ठीक है। तो वहाँ से इन्होंने क्या लिया, इस शब्द को उठाया है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, मतलब आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो उस फ्रॉड की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, विस्तृत व्याख्या देखिए इसके, मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में अपने मूल अधिनियम 2010 में संशोधन किया ताकि डिजिटल सेवाओं और सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया जा सके, ठीक है। आगे देखिए, संशोधन अधिनियम 2021, इस संशोधन के माध्यम से कुछ नई परिभाषाएं जोड़ी गई। अधिनियम की धारा 2H के तहत कपट या धोखाधड़ी फ्रॉड को परिभाषित करने के लिए भारत के एक स्थापित कानून का संदर्भ लिया गया है। अगर मध्य प्रदेश, इसको ऐसा क्यों लिया जाता है, हम मतलब किसी भी एक्ट से उसकी डेफिनेशन क्यों उठाते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से कोई भी डेफिनेशन क्यों उठाते हैं? ताकि समरूपता बनी रहे, ठीक है। कि जैसे हमको SC ST के लिए या महिलाओं के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं तो हम अलग से उसका डेफिनेशन नहीं बना सकते, बना भी सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो SC ST के लिए डेफिनेशन दे के रखा है, माइनॉरिटी के लिए जो डेफिनेशन दे के रखा है, या महिलाओं के लिए कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, तो हम जब अपने लिए कानून बनाएंगे राज्य में तो हम परिभाषा को अलग से न लेते हुए वहाँ से रेफरेंस ले लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्ट है वहाँ से, वहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है हम वहाँ से उनका रेफरेंस लेते हैं ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून और स्टेट के कानूनों में एक रूपता बनी रहे, उसका मतलब एक ही निकल के आए। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, उसका सेक्शन 17, भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 17 स्पष्ट रूप से कपट को परिभाषित करती है। इसमें किसी तथ्य को जानते हुए भी उसे झूठ बताना, किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना या धोखा देने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य शामिल है। उद्देश्य देख लीजिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम में इस शब्द को शामिल करने का उद्देश्य उन मामलों को रोकना है जहां कोई नागरिक या अधिकारी गलत जानकारी या धोखाधड़ी के माध्यम से सेवा प्राप्त करने या प्रदान करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट का फॉर्म भी भरते हैं ना, तो वहाँ पर भी लिखा जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, अगर कोई गलत पाया जाता है तो मुझे मतलब इस पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। आपसे खुद से ही डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है, तो वहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉड किया है मैंने इस तरीके से। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का सेक्शन 5 क्या कहता है, यह धारा प्रस्तावों और स्वीकृतियों के प्रति संहरण, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस से संबंधित है। यह बताती है कि किसी भी प्रस्ताव को कब तक वापस लिया जा सकता है। इसका सेक्शन 25 क्या कहता है, यह धारा इस सिद्धांत से संबंधित है कि जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन के बिना किया गया करार क्या है, शून्य है। कहने का मतलब आपका
कंसिडरेशन वहाँ पर होना चाहिए कि आप उसे कंसिडर करके चल रहे हैं, आपकी सहमति है, तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। इसके कुछ अपवाद भी इस धारा में दिए गए हैं। सेक्शन 51 क्या है? यह धारा पारंपरिक वचनों के पालन, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से संबंधित है, जहाँ वचनदाता को तब तक कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती जब तक वचनग्रही अपना हिस्सा निभाने को तैयार ना हो। तो हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये याद रखना था कि ये एक थोड़ा सा अरबी टाइप का क्वेश्चन है कि मतलब इस शब्द को कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो जब हम उस एक्ट को पढ़ेंगे मध्य प्रदेश वाला, तो वहीं पर जहाँ जहाँ पर इस एक्ट का नाम आ रहा है तो हम बस उतने ही सेक्शन को यहाँ पर पढ़ना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, ठीक है। आगे देखिए, इसके की फैक्ट क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी संशोधन अधिनियम 2021। यह संशोधन मुख्य रूप से मान्य सेवाओं, डिम्ड सर्विसेज और ऑनलाइन प्रणालियों को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए लाया गया था। कानूनी एकरूपता, इसे समझिए, किसी राज्य अधिनियम में केंद्रीय अधिनियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परिभाषा का उपयोग करना कानूनी स्पष्टता, एकरूपता सुनिश्चित करता है कि ठीक है, वहाँ पर जो है, वहाँ मतलब सेंटर में जो है, वैसे स्टेट पे भी हम ले लेते हैं। द फंक्शंस ऑफ अ चेयरमैन ऑफ फैकल्टी। अब यहाँ से आपका 1973 का एक्ट चालू हो जाता है, यूनिवर्सिटी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस एक्ट को अगर आपने मास्टरी कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप 10 से 15 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन तक आप यहाँ से डील कर पाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट सिर्फ एक यूनिट है आपका, ठीक है। 1973 अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए शायद ये यूनिट 3 में है आपके सिलेबस के, और एक यूनिट 5 है। अगर आप इन दोनों को तरीके से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके 40% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन ये 2 यूनिट से ही कवर हो जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। द फैकल्टी ऑफ अ चेयरमैन ऑफ फैकल्टी, द फंक्शंस ऑफ अ चेयरमैन ऑफ फैकल्टी। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि चेयरमैन ऑफ फैकल्टी कैसे ऐसे नाम दे देता है तो अपने को समझ नहीं आता। तो इसे ही हम डीन कहते हैं। आप जैसे कि साइंस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो साइंस डिपार्टमेंट का डीन अलग होता है। आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाएंगे, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का डीन अलग होगा। मतलब साइंस बोल दिया मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डीन होते हैं। या इसको ओवरऑल अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट का डीन मान लीजिए, आर्ट का डीन मान लीजिए, या एक होल के रूप में आप साइंस का डीन मान लीजिए। जब साइंस के अंदर जाएंगे तो अगर वो देखते हैं कि वो किस प्रकार से वो लोग उसे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसके फंक्शंस को समझते हैं। ऑप्शन को छोड़ दीजिए, पहले इसको आंसर को समझते हैं। आंसर तो वैसे इसका क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। अगर किसी कोई भी संकाय है, जैसे कि हम बोल दिए कि साइंस, तो साइंस डिपार्टमेंट का जो डीन है उसके फंक्शन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन एंड स्टूडेंट वेलफेयर। वो साइंस डिपार्टमेंट का डीन है तो उसको क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगला है मेंटेन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। तो साइंस डिपार्टमेंट के डीन का यही काम होगा कि वो अपना टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है और रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करे। स्पोर्ट्स एंड कल्चर का कोई रिलेशन नहीं है इससे, एंड को करिकुलम एक्टिविटी नहीं, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबो इसमें नहीं आएगा। इसे समझते हैं। इसका विस्तृत व्याख्या देखिए। विश्वविद्यालय संरचना में चेयरमैन ऑफ फैकल्टी, जिसे आमतौर पर डीन के रूप में जाना जाता है, शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। हर एक मतलब डिपार्टमेंट है, जैसे साइंस डिपार्टमेंट हो गया, आर्ट डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ के जो डीन होते हैं उनका मुख्य काम ये है कि आप टीचिंग पे फोकस करिए, आप रिसर्च पे फोकस करिए। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। यूनिवर्सिटी में अलग अलग बहुत सारी मतलब संरचनाएं होती है, उस संरचना में हर किसी के लिए अलग अलग पद मिले हुए हैं और उनके हर किसी के लिए काम अलग है। जैसे रजिस्ट्रार के काम अलग हैं, जो डिपार्टमेंट के जो डीन होते हैं उनके काम अलग हैं, स्पोर्ट्स के अधिकारी होते हैं उनका काम अलग है। तो अपने अपने काम पे आप फोकस करिए, ठीक है। इस प्रकार से उन्हें काम बांटे गए हैं। अगर उन्हें कोई जिम्मेदार, अगर कोई मीटिंग होनी है या कोई जो भी, अगर उन्हें बुलाया जाना ज़रूरी समझता है वहाँ का वीसी, तो वो उन्हें बुला सकता है, पर सबके काम वहाँ पर अलग अलग बटे हुए होते हैं। मुख्य भूमिका क्या है? संकाय अध्यक्ष, जिसे हम डीन कहते हैं, का प्राथमिक कर्तव्य संबंधित संकाय जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य के भीतर शैक्षणिक मानकों की देखरेख करना है। इस एक यहाँ से आपको क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझना है। अगर आप यहाँ से क्वेश्चन समझते चले गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर होने वाला है। तो डीन का काम क्या है? डीन का काम क्या है? अपने संबंधित संकाय, वो किसी भी संकाय का हो सकता है, कला का, विज्ञान का, वाणिज्य का, ठीक है, आर्ट का, ठीक है,
के भीतर शैक्षणिक मानकों की देखरेख करना, दैट्स इट। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। शिक्षण और अनुसंधान यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा होना चाहिए। आपको कॉलेज के अंदर क्या क्या काम चल रहा है, कहाँ पे मतलब कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है क्या, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। कितना सरकार से हमको यूनिवर्सिटी को पैसा मिल रहा है, नहीं। आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब टीचर्स प्रॉपर क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, रिसर्च को आप किस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, रिसर्च में मतलब आपका क्या रोल है। वह संकाय के भीतर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है, जैसे कि रिसर्च का काम हो गया, या टीचर प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या कोई एब्सेंट है तो उसके जगह किसे मतलब इंगेज करना है। मतलब वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही सारे काम करेगा। अगर वीसी अगर उन्हें कोई और चीज़ की जिम्मेदारी देते हैं तभी वो उस चीज़ पर आगे जाएगा, ठीक है। अन्यथा उसे वही काम करना है जो उसके लिए निर्धारित पहले से है 1973 के एक्ट में, ठीक है। अन्य विकल्प को देख लीजिए, प्रशासन, परीक्षा और छात्र कल्याण। अब यहाँ से देखिए, यूनिवर्सिटी को सबसे पहले एज अ होल दिमाग में रखिए। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं। प्रशासन का काम होता है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं। यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है, परीक्षा नियंत्रक। उसके अलावा स्टूडेंट वेलफेयर होता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग बटी हुई है। तो यहाँ से समझिए, प्रशासन, परीक्षा और छात्र कल्याण, ये आमतौर पर रजिस्ट्रार, जो प्रशासन का काम है वो कौन देखेगा, रजिस्ट्रार देखेगा। परीक्षा नियंत्रक परीक्षा का काम देखेगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। और डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, छात्र कल्याण का काम कौन देखेगा, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। ये देखिए, तो 3 हो गया। प्रशासन का काम कौन देख रहा है, रजिस्ट्रार देख रहा है। परीक्षा का काम कौन देख रहा है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको हम परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रार हो गया प्रशासन का काम देखने वाला। और छात्र कल्याण का काम कौन देखेगा, DSW, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर द्वारा देखे जाते हैं। यद्यपि संकाय अध्यक्ष, ठीक है, इनमें सहयोग कर सकता है। अगर इनसे कोई सहयोग मांगा जाए तो वो कर सकता है, लेकिन यह उसका प्राथमिक संवैधानिक कार्य नहीं है। तो आपको उनका जो मेन कार्य है, मेन फंक्शन है, आपको वो ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ से इसको बिल्कुल फंडामेंटल के तौर पे समझ सकते हैं कि प्रशासन का काम कौन देख रहा है, रजिस्ट्रार देख रहा है। जिस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम देख रहे हैं, आपको वहाँ का प्रशासन देखना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा। जो भी यूनिवर्सिटी में मतलब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे संबंधित जितने भी कॉलेजों में एग्ज़ाम देखना है, टाइम टेबल बनाना है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करना है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना है या प्रीपोन करना है, टाइमिंग क्या रखना है, ये सारा काम कौन करेगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन करेगा। स्टूडेंट के वेलफेयर से रिलेटेड काम कौन करेगा, DSW करेगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में और क्या क्या काम होते हैं, खेल होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, इसको देखते हैं। इन गतिविधियों की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स ऑफिसर, अगर यूनिवर्सिटी में अगर स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी कल्चरल कोऑर्डिनेटर को दी गई है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, ठीक है, ये सब कल्चरल कोऑर्डिनेटर को दी गई है। संकाय अध्यक्ष का ध्यान मुख्य रूप से बौद्धिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर होता है। ऑप्शन डी था उपरोक्त सभी। चूंकि विश्वविद्यालय में कार्य विभाजित डिवीजन ऑफ वर्क होते हैं, इसलिए संकाय अध्यक्ष सभी कार्यों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार नहीं होता है। उसका मुख्य कार्य क्षेत्र ऑप्शन बी था कि भैया आप अपने टीचिंग पर ध्यान दीजिए, शैक्षणिक पर ध्यान दीजिए, रिसर्च पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए, नियुक्ति। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति, जो संकाय के अध्यक्ष है, जो भी डीन है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वाइस चांसलर द्वारा वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। एक होता है एकेडमिक काउंसिल। संकाय अध्यक्ष जो होता है, डीन होता है, आमतौर पर विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल का महत्वपूर्ण सदस्य होता है। एकेडमिक काउंसिल में बहुत सारे सदस्य होते हैं, बट एकेडमिक देखो 2-3 प्रकार के काउंसिल्स होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्या होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक होता है एकेडमिक काउंसिल, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है और एकेडमिक का काम क्या है। तो डीन है, डीन का काम किससे संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है, तो वो एकेडमिक काउंसिल का महत्वपूर्ण सदस्य हो सकता है, न कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य में कौन आता है, रजिस्ट्रार आते हैं, ठीक है। बाकी दोनों का जो हेड है, दोनों को चेयर कौन करेगा, चेयर तो वीसी ही करेगा दोनों को, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। 1973 एक्ट में आपको बिल्कुल मास्टरी करनी होगी अगर इस एग्जाम के लिए आप बिल्कुल सीरियस हैं तो। आगे देखिए, द मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, ठीक है,
22/1973, ठीक है, ये 22वें नंबर का अधिनियम था। वाज ब्रॉट टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर द, ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी सॉल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम मतलब इसे एक प्रकार से क्यों लाया गया है, क्या जरूरत पड़ गई इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट के पहले क्या था, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक रूल्स था, रेगुलेशन था, वो अपने अपने तरीके से चला रहे थे। कोई एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था जो मध्य प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटियों को एक प्रकार से रन कर सकें, ठीक है, उसका प्रशासन को देख सके या ऑर्गेनाइजेशन को देख सके, ठीक है। तो इसे देखते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे को विनियमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून है। यहां से समझिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे को विनियमित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम की प्रस्तावना प्रियम्बल स्पष्ट रूप से बताती है कि इसे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर प्रावधान करने और उनमें उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए लागू किया गया था। एकीकरण, इस अधिनियम का उद्देश्य राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियमों में एकरूपता लाना और उनके प्रशासनिक ढांचे जैसे कुलपति, कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एकेडमिक काउंसिल की शक्तियों को सुव्यवस्थित करना था। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग तरीके से काम कर रहा है या अलग यूनिवर्सिटी में अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाते हो और जब फॉर्म फिल के सेक्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे कि सारे यूनिवर्सिटी के फॉर्म एक ही जगह पर जाकर फिल होते हैं। वो है एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में यूनिवर्सिटी का फॉर्म खुल जाता है। तो ये एक तरीके से एकरूपता दिखाती है, ठीक है, कि अगर आपको फॉर्म फिल करवाना है यूनिवर्सिटी को तो आप अलग अलग पोर्टल नहीं बना सकते। अब आपको सारी यूनिवर्सिटी को एमपी ऑनलाइन से लिंक कर दिया गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको एमपी ऑनलाइन का लिंक खुल जाएगा आपका। तो इससे क्या है, एक रूपता आती है। इससे आपको फीस का भी पता चल जाता है कि इस यूनिवर्सिटी का फीस कितना है, इस यूनिवर्सिटी का फीस कितना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी के फीस ज़्यादा हो, कुछ के कम हो, तो वो यूनिवर्सिटी के कुछ गाइडलाइन और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके बताया होता है कि इसकी फ़ीस क्यों है। कुछ स्पेशल कोर्सेज की फीसेस अलग अलग यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, संगठन और प्रशासन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण, यद्यपि यह अधिनियम प्रत्येक विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को परिभाषित करता है। अब इस चीज को समझिए, इसमें विकल्प ए क्या था, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए था। अब ये क्या है, विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण, कि उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। यद्यपि यह अधिनियम प्रत्येक विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है, लेकिन यह इसका एकमात्र या प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। यह व्यापक प्रशासनिक ढांचे का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, ठीक है। जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसका एक छोटा सा हिस्सा है कि आपका क्षेत्राधिकार क्या होगा यूनिवर्सिटी का। एज अ ऑर्गेनाइजेशन को ही पूरा कंट्रोल करना है, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ही कंट्रोल करना था उस एक्ट के तहत। जब अपने को पूरा यूनिवर्सिटी ही कंट्रोल करना है, जब उसे पूरी तरीके से उसका ऑर्गेनाइजेशन को ही कंट्रोल करना है, तो उसके क्षेत्राधिकार तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये एक अलग से नहीं हो सकता, ठीक है। छात्रों की समस्या का समाधान, ये भी उसका एक पार्ट है। जब आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही कंट्रोल कर रहे हैं तो उसमें छात्रों की समस्या भी इंक्लूड हो जाती है। अधिनियम में छात्रों के कल्याण और अनुशासन के लिए प्रावधान जैसे छात्र संघ या शिकायत निवारण शामिल है, लेकिन कानून का मूल आधार पूरे संस्थान का प्रबंधन और प्रशासन है, न केवल समस्याओं का समाधान, ठीक है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के बारे में मुख्य जानकारी देख लीजिए। इस अधिनियम के तहत राज्य के राज्यपाल सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे, चांसलर होते हैं। जो राज्यपाल हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, चांसलर होंगे, ठीक है। और जो वहाँ के कुलपति हैं वो क्या हैं, वाइस चांसलर। अब तो उनका नाम बदल के कुल गुरु कर दिया गया है गुरु पूर्णिमा के समय से, उसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अब कुलपति को क्या बोलना है, कुल गुरु बोलना है, ठीक है। कुलपति की नियुक्ति, हर यूनिवर्सिटी में जो कुल गुरु हैं, जिसे हम कुलपति कहते हैं, वाइस चांसलर की नियुक्ति और उनकी शक्तियों का विवरण इस अधिनियम की धाराओं में दिया गया है।
कि एक वाइस चांसलर की शक्ति क्या होगी, उसकी उसको नियुक्त कौन करेगा, ठीक है, ये सारा इस एक्ट में दिया गया है। एक समन्वय समिति होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। यह अधिनियम एक समन्वय समिति के गठन का भी प्रावधान करता है जो सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक और प्रशासनिक तालमेल बैठाती है। अब देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होता है, ठीक है, ये मैं लिख दिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जैसे मध्य प्रदेश में हमारे पास बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी है, विक्रम यूनिवर्सिटी है, डीएवीवी है, इसके अलावा और भी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी होंगे वो यहाँ पर आएंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी में। इसके अलावा इनके साथ और भी अधिकारी आते हैं, रजिस्ट्रार तक के लोग जाते हैं, तो एक पूरी पैनल बैठती है और उसे हेड कौन करता है, राज्यपाल हेड करेगा, ठीक है। वहाँ पर शिक्षा मंत्री भी होंगे बहुत सारे। तो इस प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी के वीसी वहाँ पर पहुँचेंगे अपने अधिकारियों के साथ। राज्यपाल भी वहाँ पर रहेंगे क्योंकि वो सारे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, सीएम भी वहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर फिर मतलब इसमें एक रूपता लाई जाती है कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपको क्या काम करना है, सबके साथ मिलजुल कर, इस तरीके से तालमेल बैठाना, ताकि सरकार को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, प्रशासन करने में। आगे देखिए, एज पर द मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022, ठीक है, इसका संशोधन कब हुआ, 2022 में। द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी इंक्लूड द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ, आपको पता है ये यूनिवर्सिटी कब बनी है, 2019 में बनी है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो क्या क्या है, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सीहोर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो देखिए, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें बालाघाट भी है, इसमें बालाघाट भी शामिल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे में सुधार और प्रशासनिक सुगमता के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया। इस संशोधन के तहत छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया और इसके क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया गया। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, स्थापना देखिए, इसे मूल रूप से 2019 में स्थापित किया गया था। क्षेत्राधिकार 2022 के संशोधन के अनुसार इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार छिंदवाड़ा संभाग के महत्वपूर्ण जिलों तक विस्तृत है। इसमें मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और बालाघाट जिले शामिल हैं। विकल्प बी का चयन, अब दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी उन 3 जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल का सही समूह है जिसे विश्वविद्यालय के अधीन आते हैं, और इसमें साथ में क्या है, बालाघाट भी है, तो इसे आपको बिल्कुल याद में रखना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी के लिए पूछा जा रहा है, तो रिसेंटली हम देखते हैं कि हमारे पास 2024 में भी कुछ यूनिवर्सिटी बनाए गए थे, ठीक है। गुना में एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, शायद तात्या टोपे, तो उसका क्षेत्राधिकार कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप यहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा गया है तो और यूनिवर्सिटी का क्षेत्राधिकार क्या हो सकता है जो अभी अभी बने हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, नाम परिवर्तन, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम महान गोंड राजा शंकर शाह के नाम में रखा गया। बालाघाट जिला, ध्यान दें कि बालाघाट जिला भी इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसे विकल्प बी में शामिल किया जा सकता था। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के छात्रों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उच्च शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ परमानेंट and eligible faculty member of state university may be appointed as a research supervisor after। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अब परमानेंट एंड एलिजिबल फैकल्टी, किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई परमानेंट और एलिजिबल फैकल्टी है ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, मे बी अपॉइंटेड एज अ रिसर्चर सुपरवाइजर आफ्टर, अगर कोई प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अगर वो एज अ रिसर्च सुपरवाइजर अपने आप मतलब वो बनना चाहते हैं, तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, किसके रिकमेंडेशन पे वो अपॉइंट होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी कि ये मतलब ये प्रोफेसर हैं, ये अब अपने अंडर में रिसर्च करवा सकते हैं, स्टूडेंट को पीएचडी रिसर्च करवा सकते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, शैक्षणिक परिषद का अनुमोदन, अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक काउंसिल। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे। आपका यूनिवर्सिटी है,
आपके यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, उसको एलिजिबल होना है, किस चीज़ के लिए एलिजिबल होना है कि मैं पीएचडी के छात्रों के लिए गाइड का काम कर सकूं, एक रिसर्च सुपरवाइजर बन सकूं। तो क्या इसमें गवर्नर का रिकमेंडेशन ज़रूरी है? ऑप्शन ए, नहीं। गवर्नर तक क्यों जाना है अपने को? क्योंकि अपने को तो सिर्फ एक गाइड प्रोवाइड करनी है, और गाइड बनने के लिए जो जो क्राइटेरिया है, अगर वो प्रोफेसर उसे पूर्ण कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, तो उसे हम रिसर्च सुपरवाइजर बना देते हैं। तो वो तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकता है, तो गवर्नर का तो इसमें कोई रोल नहीं है। अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक काउंसिल, हाँ, ये जरूरी है। अप्रूवल ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होता है कि कॉलेज के लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या इसके अलावा एग्जीक्यूशन का काम देखना रजिस्ट्रार का काम होता है। उसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अलग अलग सेक्शन बटे हुए, टीचिंग का काम अलग देखेंगे, प्रशासन का काम, तो प्रशासन के लोगों का टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वो काम एकेडमिक काउंसिल के पास चला जाता है, ठीक है, शैक्षणिक परिषद के पास, ठीक है। तो आगे देखिए, विश्वविद्यालय की संरचना में, विस्तृत व्याख्या में आ जाइए। विश्वविद्यालय की संरचना में शैक्षणिक मामलों, एकेडमिक मैटर्स पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था एकेडमिक काउंसिल होती है। अगर विश्वविद्यालय के स्तर में शैक्षणिक से संबंधित कोई भी मामले हैं, तो उसका निर्णय लेने का काम एकेडमिक काउंसिल करेगा। अगर प्रशासन से संबंधित कोई भी काम है, तो उसका फैसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगा, ठीक है। इसके पहले डीन वाला क्वेश्चन आया था। डीन वाले क्वेश्चन को मैंने बताया कि एकेडमिक काउंसिल का वो प्रमुख सदस्य होता है, डीन। आगे देखिए, अनुसंधान की पर्यवेक्षक की नियुक्ति। अगर किसी को रिसर्च सुपरवाइजर बनना है या गाइड बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जब कोई शिक्षक पीएचडी के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहता है, तो उसे कुछ पात्रता मानदंडों जैसे न्यूनतम शोध पत्र और शिक्षण अनुभव को पूरा करना होता है। इन पात्रताओं की जांच और अंततः उन्हें एक मान्यता पर्यवेक्षक, रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त करने की शक्ति शैक्षणिक परिषद के पास होती है। कि ठीक है, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 2 शोध पत्र आपके होने चाहिए। इस प्रकार की कुछ क्राइटेरियाज होती है। अगर वो उसे फुलफिल कर लेता है, तो उसे एज अ रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर क्या कर लिया जाता है, पहचान मिल जाती है, ठीक है। और ये काम कौन करेगा? शैक्षणिक परिषद करेगा। प्रक्रिया क्या होगी? विभाग की शोध समिति आरडीसी होती है। जब आप पीएचडी के लिए अपना कोर्स वर्क के बाद जब आप जाते हैं, जब आपको फाइनलाइज किया जाता है एक स्टूडेंट को, तो डीआरसी या आरडीसी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम चलता है, नाम की सिफारिश करती है, जिसे बाद में शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके अनुमोदन के बाद ही वह शिक्षक आधिकारिक तौर पर शोधार्थियों, रिसर्च स्कॉलर्स को पंजीकृत कर सकता है। तो ये 1973 एक्ट से ही रिलेटेड है। इसको बिल्कुल आपको, ये मतलब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन था, इसे आपको डिटेल में समझना है। आगे देखिए, राज्यपाल की सिफारिश। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चांसलर होते हैं। उनका कार्य कुलपति की नियुक्ति करना। किसकी नियुक्ति करना? कुलपति की नियुक्ति, और बड़े नीतिगत निर्णयों तक सीमित होता है। मतलब छोटा काम उसको नहीं करना है, बड़ा काम करेगा। वीसी की नियुक्ति करेगा इस तरीके से, ठीक है। वे शोध पर्यवेक्षकों जैसे शैक्षणिक नियुक्तियों में सीधे शामिल नहीं होते। कार्य परिषद का अनुमोदन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कार्य परिषद विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय है, जो वित्तीय और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेता है। यद्यपि शैक्षणिक परिषद के कई निर्णय कार्य परिषद के समक्ष सूचनार्थ जाते हैं, लेकिन शोध पर्यवेक्षक की पात्रता विशुद्ध रूप से शैक्षणिक विषय, ठीक है, शैक्षणिक विषय है, इसलिए प्राथमिक शक्ति किसके पास है? एकेडमिक काउंसिल के पास, जो ऑप्शन बी में था, ठीक है। आगे देखिए, यूजीसी रेगुलेशंस क्या कहता है? यूजीसी के 2016 और 22 के विनियमों के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय को अपने संकाय सदस्यों मतलब फैकल्टी, मतलब जो भी एक डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी फैकल्टी हैं, ठीक है, सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता देने के लिए अपनी शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। पात्रता। आमतौर पर एक स्थायी सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके पास पीएचडी की डिग्री हो और कम से कम 2 शोध पत्र प्रसिद्ध जर्नल में प्रकाशित हो, वह पर्यवेक्षक बनने का पात्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not included in the committee constituted for the examination of proposal for teaching or research outside MP? Which of the following is not included in the committee constituted for the examination of proposal for teaching or research outside MP?
पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं थोड़ा सा क्या है। आंसर को छोड़िए, पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, इसको ध्यान से देखिए, यदि कोई विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की राज्य सीमा के बाहर किसी प्रकार का शिक्षण केंद्र खोलने या अनुसंधान कार्य करने का प्रस्ताव रखता है तो उसकी सघन जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जानी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने क्षेत्र के बाहर अपना कोई एक शैक्षणिक केंद्र खोलना चाह रहा है, ठीक है, या अनुसंधान कार्य करने का प्रस्ताव रखता है कि मैं अपने क्षेत्र से बाहर जाके कोई रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, या अपना केंद्र खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए किसकी सिफारिशों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए आंसर क्या बोलते हैं इसका, संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव, रजिस्ट्रार ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें नॉट आ रहा है यहाँ पे, माई मिस्टेक। तो समिति की संरचना कैसी होगी, कौन सी समिति सिफारिश करेगी, ठीक है, कि ठीक है आप खोल सकते हैं। अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के तहत इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। एक समिति बनेगी, इस समिति में कौन कौन शामिल होगा, जो यूनिवर्सिटी को अपने क्षेत्र के बाहर एक केंद्र खोलने या अनुसंधान कार्य करने के लिए क्या करेगा, मतलब उसको परमिशन देगा। तो सबसे पहले तो वाइस चांसलर होगा, इसमें कौन होगा, वाइस चांसलर होगा, वे अपने विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुलाधिपति के सचिव, सेक्रेटरी टू द चांसलर, ठीक है, मतलब जो राज्यपाल होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं, उनके जो सेक्रेटरी होंगे वो वहाँ पर शामिल होंगे, सेक्रेटरी, ठीक है, किसके, राज्यपाल के, जिसको हम चांसलर कहते हैं। इसके अलावा कौन हो सकता है, और देखिए एक तो जिस विश्वविद्यालय को खोलना है वहाँ के वीसी, अब वहाँ पे राज्यपाल तो नहीं आएंगे, चांसलर, तो उनके सेक्रेटरी आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो होंगे, ये तो राज्यपाल के हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, राज्य सरकार की ओर से नीतिगत और वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो रजिस्ट्रार होता है वो तो इन लोगों के मामले में बहुत छोटा पद है, ठीक है, तो वो यहाँ पर कोई रोल नहीं है उसका, मतलब वो होता है कॉलेज के मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रशासन को संभालना है, मैनेजमेंट को संभालना है, मतलब कॉलेज के बाहर अगर कोई निर्णय लेना है तो उसमें रजिस्ट्रार का रोल बिल्कुल नहीं होगा, उसमें बड़े प्लेयर काम करेंगे, जैसे कि वीसी हो गया यूनिवर्सिटी का, चांसलर हो जाएगा, मतलब चांसलर का सेक्रेटरी उसमें आ जाएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन डी गलत क्यों है, रजिस्ट्रार क्यों गलत है, विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव होते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय के कुल सचिव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के मुख्य अधिकारी होते हैं, लेकिन राज्य के बाहर शिक्षण अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की जांच करने वाली इस विशेष उच्च स्तरीय समिति में उन्हें सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। उनका कार्य इस समिति के निर्णयों को लागू करना हो सकता है, लेकिन वे इसके निर्णायक सदस्य नहीं हैं, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर के काम करते हैं। आगे देखिए, अधिनियम का प्रभाव, यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य के विश्वविद्यालय अपनी सीमाओं का विस्तार करने से पहले राज्य सरकार और कुलाधिपति कार्यालय से उचित तकनीकी और शैक्षणिक अनुमोदन प्राप्त करें। अगर आपको अपने विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना है तो उसके लिए आपको उतने ही लोगों की जरूरत पड़ेगी, चांसलर की और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ की, ठीक है। आगे देखिए, शैक्षणिक मानकों की गुणवत्ता बनाए रखना और अनियंत्रित विस्तार को रोकना, ठीक है, ये उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी सर्विस द कंबाइन अपर सीलिंग ऑफ द रिजर्वेशन फॉर SC and ST इन द टोटल पोस्ट एडवर्टाइज्ड कैन बी, ठीक है। चलो इसे समझते हैं क्या चीज़ है ये, पहले इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवाओं और विश्वविद्यालय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार की समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और विधायी नियमों के अधीन होती है। सबसे पहले बात तो ये है, इसका कोई मतलब इसका आंसर तो नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। संयुक्त ऊपरी सीमा, कंबाइंड अपर सीलिंग, देखिए भारतीय संविधान और उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों जैसे इंदिरा साहनी केस 1992 के अनुसार
सामान्यतः कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि एससी और एसटी के लिए कोई विशिष्ट संयुक्त ऊपरी सीमा कंबाइंड सीलिंग अलग से निश्चित नहीं की गई है। अब पदों का निर्धारण देख लीजिए। आरक्षण का प्रतिशत संबंधित श्रेणियों की जनसंख्या और बैकलॉग वैकेंसीज की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि बैकलॉग पद शामिल है तो किसी विशेष भर्ती में आरक्षण का प्रतिशत 50% से ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे विज्ञापित कुल पदों के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता, मतलब फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। अगर कई बार सीटें फुल नहीं हुई तो वो बैकलॉग में चले जाएगी तो उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, इस प्रकार से है। तो आंसर था नॉट फिक्स्ड। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। देखिए ऑप्शन ए बी इसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, इन श्रेणियों की जनसंख्या के अनुसार एज पर द पॉपुलेशन ऑफ दिस कैटेगरी, यह एक सामान्य नीतिगत आधार है जिस पर आरक्षण तय किया जाता है, लेकिन भर्ती विज्ञापनों में पदों की संख्या हमेशा जनसंख्या के अनुपात में सटीक निश्चित प्रतिशत पर नहीं होती, विशेषकर जब रोस्टर और बैकलॉग शामिल हो। अगर आप फिक्स कर देंगे कि इतना ही हमें रिजर्वेशन देना है और अगर वो सीटें बैकलॉग में चले गई तो नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो उनको जिस कैटेगरी में बैकलॉग थी आपको उसी कैटेगरी में सीट फिर से देना पड़ेगा, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता है, तो उसको परसेंटेज फिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर देख लीजिए क्या क्या है। रोस्टर प्रणाली को हम डिटेल में अलग वीडियो में कवर करेंगे, बट यहाँ पर देख लीजिए, विश्वविद्यालय सेवाओं में भर्ती रोस्टर के आधार पर होती है, जिसमें विज्ञापित पदों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर विज्ञापित पदों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर करती है, जितनी वैकेंसी होगी उतनी ही सीटें निकाली जाएगी। ठीक है, आगे देखिए बैकलॉग क्या, यदि पिछले वर्ष के आरक्षित पद खाली रह गए तो उन्हें बिना किसी सीमा के भरा जा सकता है, जिससे उस विज्ञापन में आरक्षित पदों का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो ये बैकलॉग और रोस्टर के कारण ही मतलब परसेंटेज हम फिक्स नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण कैसे करता है, देखिए अधिनियम आया था इसका 1994 में, ये वाला। इस अधिनियम और इसके बाद के संशोधन में आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख है, लेकिन भर्ती विज्ञापनों के लिए कोई स्थिर संयुक्त ऊपरी सीमा फिक्स्ड कंबाइंड सीलिंग परिभाषित नहीं है। एमपी विश्वविद्यालय सेवा नियम, ये इंपॉर्टेंट नियम है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा नियम, इसको बिल्कुल मास्टरी करके जाना। इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं इस एक टॉपिक से, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा नियम से। विज्ञापनों में पदों का विवरण राज्य सरकार की तत्कालीन आरक्षण नीति के अनुसार होता है, जो परिवर्तनशील हो सकती है। जो भी आरक्षण नीति है वो बीच बीच में परिवर्तन होते रहती है, जैसे ओबीसी को लेकर अभी चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस रूल, इसमें आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी। 1983, द मीनिंग ऑफ एससी एंड एसटी शेल बी सेम इन मीनिंग। अब देखिए मैंने अभी एक बताया था फ्रॉड वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 में जो फ्रॉड शब्द का यूज़ किया गया था उसका डेफिनेशन कहाँ से लिया गया था, 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 से। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार का ऐसा कौन सा मतलब हमारे पास, या कॉन्स्टिट्यूशन से भी ले सकते हैं या किसी एक्ट से भी ले सकते हैं, तो जो मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस रूल है, इसमें जो एससी एसटी के लिए जो डेफिनेशन लिया गया है, जो मीनिंग लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा संविधान के अनुच्छेद 366 के सेक्शन 24 एंड 25 द्वारा इन्हें सौंपे गए हैं। ठीक है, तो इसका विस्तृत व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के तहत तकनीकी और कानूनी शब्दों की स्पष्टता के लिए और अनुरूपता के लिए कि एक दूसरे के अनुरूप हो और समान हो। ठीक है, कानूनी शब्दों की स्पष्टता के लिए भारतीय संविधान की परिभाषाओं को आधार बनाया गया है। संवैधानिक आधार देख लीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 विभिन्न पदों और श्रेणियों के लिए परिभाषाएं प्रदान करता है। तो आर्टिकल 366 क्लॉज 24 यह एससी को परिभाषित करता है, और इसका 25 क्या कहता है, एसटी को परिभाषित करता है। तो हमको जब अपना कोई नियम बनाना है तो हम अलग से डेफिनेशन नहीं देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिफरेंस के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, कि हमने यहाँ से इसका रिफरेंस लिया हुआ है। नियमों का समावेशन देखिए, मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियमों में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ भी एससी एसटी शब्दों का प्रयोग होगा उनका अर्थ वही लिया जाएगा जो कि संविधान की इन अनुच्छेदों में वर्णित है। यह कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है।
बाकी विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, हालांकि राज्य सरकार यह तय करती है कि कौन सी जातियां राज्यों की सूची में शामिल होगी, लेकिन SC/ST शब्द की मूल परिभाषा का स्रोत हमें संवैधानिक अनुच्छेद 366 के 24 और 25 में मिल जाता है, जहां पर 24 SC के लिए दर्शाता है और 25 ST के लिए। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, विश्वविद्यालयों के पास किसी जाति की संवैधानिक श्रेणी निर्धारित करने की शक्ति नहीं होती। हो सकता है 1973 एक्ट को आधार बनाकर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि विश्वविद्यालयों में SC/ST के रिजर्वेशन के लिए आधार कौन तय करता है, वाइस चांसलर इस प्रकार से, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी की जाति तय करे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, या राज्य सरकार अपने राज्य सूची में शामिल कर सकती है। तो देखिए कि शक्ति नहीं होती, केवल राज्य सरकार और संविधान द्वारा नियमों का पालन करते हैं ये लोग। ठीक है, विकल्प डी देख लीजिए, कुलाधिपति के विवेक के अनुसार, मतलब राज्यपाल। कुलाधिपति राज्यपाल नियमों के संरक्षक होते हैं, लेकिन वे संवैधानिक परिभाषाओं को अपने विवेक से नहीं बदल सकते। जो एक बार संवैधानिक परिभाषा दे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसे राज्यपाल भी नहीं बदल सकते। ठीक है, और अगर राज्य भी कोई नियम बना रही है तो उसे क्रॉस वेरीफाई करना होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी की फैक्ट, अनुच्छेद 341 और 342 ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न जातियों को SC या ST के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति देते हैं। वो अधिसूचित कर सकते हैं, सिर्फ परिभाषित नहीं करेंगे, जबकि अनुच्छेद 366 उनकी परिभाषा तय करता है। मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस रूल 1983 ये नियम मध्य प्रदेश के सभी गैर शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों की भर्ती और सेवा शर्तों की को विनियमित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू फॉर्म अ कोरम ऑफ द एकेडमिक काउंसिल। अब यहां पर आ गया, मैंने बोला था एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो सकता है, इस यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा जो प्रशासन देखेगा, मैनेजमेंट देखेगा। एक एकेडमिक काउंसिल होगा। ठीक है, एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल डिपार्टमेंट होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो एकेडमिक काउंसिल है इसका कोरम, इसमें कितने सदस्य होंगे, ये दिया गया है। ठीक है, तो सबका कोरम भी आपको याद करना है। तो बिल्कुल आसान है। 1973 का एक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। इसको अगर एक बार आप समझ लें कि इसके कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट में कौन है क्या है, तो बिल्कुल आसान हो जाता है फिर वो। तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है एकेडमिक काउंसिल की। कैसे नहीं है कि एकेडमिक काउंसिल के सदस्य बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। कोई मतलब 1973 के एक्ट में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। वो समय के अनुसार कभी 20 भी हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, कभी 15 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो फिक्स नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत विभिन्न संकायों जैसे कार्य परिषद, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, शैक्षणिक परिषद, एकेडमिक काउंसिल की बैठकों के लिए कोरम के नियम निर्धारित हैं। नियम निर्धारित हैं, पर इसमें कितने, मतलब इधर देखिए, पहले इसको समझिए। अधिनियम का प्रावधान, शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक संस्था है। अधिनियम की संबंधित धाराओं और विश्वविद्यालयों के परिनियमों, ठीक है, परिनियमों के अनुसार शैक्षणिक परिषद के लिए सदस्यों की कोई निश्चित संख्या जैसे 5, 10, 12 सार्वभौमिक रूप से निश्चित नहीं है। प्रतिशत आधारित कोरम, आमतौर पर ऐसी उच्च स्तरीय बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों का एक निश्चित हिस्सा 1/3 या 1/2 होता है। चूंकि अलग अलग विश्वविद्यालयों में संकायों और विभागों की संख्या अलग अलग होने के कारण शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों की संख्या बदलती रहती है, इसलिए कोरम की निश्चित संख्या फिक्स्ड नंबर बताना तकनीकी रूप से सही नहीं है। देखिए समझिए, जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हम लोग DAVV की बात करते हैं, हो सकता है यहाँ पर प्रॉपर मतलब प्रोफेसर हों, मतलब जितने भी अपने को डीन हैं प्रॉपर, हर संकाय में आपको डीन मिल जाएंगे, प्रोफेसर की मतलब संख्या बराबर है। और एक तरफ हम देख लेते हैं छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी या गुना में अभी जो नया यूनिवर्सिटी खुला, क्या वहाँ पर भी सेम अपने को टीचर मिलेंगे, सेम प्रोफेसर मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट में डीन होगा? नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर भी एक एकेडमिक काउंसिल है और यहाँ पर भी एकेडमिक काउंसिल है, तो इनके पास तो प्रॉपर प्रोफेसर हैं, पूरे डीन हैं, हर चीज़ें, पर इनके पास नहीं है। तो इनकी संख्या अगर 15 है तो हो सकता है इनकी संख्या पे 7-8 होंगे। तो इसीलिए हम फिक्स नहीं कर सकते सारे यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसे फिक्स नहीं रखा गया है। ये अगर जैसे कि बोल दिया जाए कि DAVV में एग्जाम्पल के लिए टोटल साइंस डिपार्टमेंट में 30 प्रोफेसर हैं और इसमें से एक डीन है, इन्हीं में से कोई एक डीन होगा, ठीक है। तो हो सकता है इसका 1/3 या आधा
इसका आधा मतलब कितना, 15, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 15 लोग होने ही होने हैं उसमें, या 1/3। और अगर हम छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की बात करें कि वहाँ पे टोटल ही 8 लोग हैं, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो फिक्स नहीं रख सकते हम इसे। नेक्स्ट देखिए, ये जो संख्याएं वहाँ पर दी गई थी, इसे देख लीजिए कि किसी विशेष समिति या छोटी उप समिति के लिए हो सकती है, लेकिन एक राज्य विश्वविद्यालय की पूरी शैक्षणिक परिषद के लिए, जिसमें सभी डीन, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रोफेसर शामिल होते हैं, यह संख्या बहुत कम है और अधिनियम में ऐसी किसी निश्चित संख्या का भी उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी की फैक्ट देख लीजिए। शैक्षणिक कार्य अध्यक्ष कौन होता है, शैक्षणिक परिषद की अध्यक्षता हमेशा वीसी करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी वीसी ही करेगा, ठीक है। सबके लिए वीसी करेंगे, क्योंकि कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी के सबसे हेड वही होते हैं। कार्य, यह परिषद शिक्षण के मानकों, पाठ्यक्रमों के निर्माण, शिक्षण का स्टैंडर्ड कैसे होगा, सिलेबस कैसे बनाना है और परीक्षाओं के नियमों पर कैसे निर्णय लेना है, इस प्रकार से। कोरम का महत्व, कोरम वह न्यूनतम संख्या जिसमें बिना बैठक की कार्यवाही को कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है, मान्य नहीं माना जाएगा। मतलब इतने लोग के द्वारा ही अगर कोई निर्णय लिया गया है तभी सही उसे माना जाएगा। तो ये आप लोग, अब मैं वीडियो को दोस्तों यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर आ रहा हूँ। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन 2026 की ये टेस्ट सीरीज़ है, बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करिए। 299 का इसमें मैंने अमाउंट रखा है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, आप इसे अवेल करिए। आपको 8 टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जितना डिटेल में मैंने यहाँ पर इसे एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार के पीएससी लेवल के क्वेश्चन आपको वहाँ पर फेस करने होंगे। आपको एक गूगल फॉर्म, आपके पास लिंक आएगा टेलीग्राम चैनल से, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पर उसका डिटेल आंसर भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ पर समस्या आ रही है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं तो इस टेस्ट को लगाइए, बहुत ही कम कॉस्ट में ये टेस्ट आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ। इससे कम कॉस्ट में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल आप इसे एक बार एक्सपीरियंस करिए अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपका दोस्त यार है जो बिल्कुल इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसे इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, और इस वीडियो को 1-2 बार आपको ज़रूर देखना है ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।